फिर से लेट हो गया क्या? तेरी वजह से स्टार्ट नहीं हुई है? वहां क्या गांव बसता है क्या? यहाँ कोई नहीं बैठना चाहता, सब उस गांव में जाके जाना चाहते हैं। मैं अगली बार से बोलूंगी मुझे यहाँ पे शिफ्ट कर दे। हाँ, वो देखो वो बेचारे मुझे दिखाई भी नहीं देगी, वो आधी पसली की। देखिए तुमने छुपा दिया दोनों ने मिलके उसे। तो यहाँ पर आएगी नहीं है ना? और तू उनकी टीम में शामिल हो गया, 4 हो गए आज। मुझे लग ही रहा था, पिछली क्लास से लक्षण दिख रहे थे। नहीं 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 नहीं, तो समझा नहीं, पिछली क्लास में तो यहाँ तक था। फिर तूने बात भी करी थी उनसे। पिछली क्लास में मुझे लक्षण दिख गए थे कि तुम चारों साथ में आने वाले हो। और आज वही हुआ, और आ गए तुम चारों साथ में। हाँ, बस आज क्या क्या होने वाला है। अच्छा, वो उसे बोल रहा है? लुक हु इज टॉकिंग। ओके गाइस, चैप्टर नंबर 5, राइट? चैप्टर नंबर 5 में कितने पार्ट्स हैं? वाह, दैट इज व्हाट द लेवल ऑफ। अरे, आर यू द न्यू स्टूडेंट? नो, ओल्ड? आर वी मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? First few classes. Okay, okay. So then what happened? हाँ, बैकलॉग था काफी। विच सब्जेक्ट? एफएम का बैकलॉग था। अभी कंप्लीट हो गया? मेरा बैकलॉग तो नहीं पहुंच गया? सच्ची? तो बता फिर चैप्टर नंबर 5 के कितने पार्ट्स हैं? पक्का? अपन कौन सा पार्ट कर चुके हैं? हैं? बैकलॉग नहीं है ना मेरे सब्जेक्ट का? तो बता। सिर्फ इतने समय तो कंसेप्ट भी नहीं पूछ रही। अच्छा, अब तो अगली क्लास में बग जाएगा। लास्ट क्लास पढ़ी थी? सच्ची? उसमें सीबीएस शुरू कराया था मैंने, वो क्लास पढ़ी थी? अपन ने पार्ट ए शुरू किया, पार्ट बी शुरू करा है। चलिए ये ऑप्शन में बता दे, ए है या बी है, बस। पक्का? पक्का? लॉक कर दूं? गाइस, हमने बी पार्ट शुरू किया था। पक्का? बी पार्ट वॉज इन रिलेशन टू? अरे उससे से पूछ रही हूँ अभी तो मैं। 1-on-1 ना, रिलेशनशिप है। 1-to-1, हाँ। सीबीएस, ठीक है। नहीं, मैं पूछ ही नहीं रही। घबरा के बता रहा है। ये मेरा एसी चल नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं चल रहा। मेरा चल रहा है? मेरा चल रहा है, बट मेरा चल चल के भी नहीं चल रहा है। मेरा तो 18 पे है। 36? कौन बोला है 36 पे? अरे विंग्स हिला दे भाई। हाँ, अब तो डायलॉग सुन के जरूर हंस रहे हैं। पार्ट नंबर बी शुरू किया था सबसे पहले, ठीक है। पार्ट नंबर बी के अंदर अपन लोगों ने क्या पढ़ा? इन रिलेशन टू सीबीएस। नहीं नहीं, ईआरपी का रिलेशन में पढ़ा था ना। ईआरपी कहाँ पर है, किस कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। यहाँ पर हम सीबीएस के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो सीबीएस में क्या क्या पढ़ा अपन लोगों ने? अबाउट, ओके। एग्जाम्पल्स, ओके। की मॉड्यूल्स कितने थे? की मॉड्यूल्स, व्हाट्स योर नेम?
मोहित, की मॉड्यूल्स कितने थे? 4, 5, 6? बता, इनमें से एक। 4, 5 या 6? हैं? 3 थे? अच्छा, बता कौन कौन से। तो ये 3 नहीं हुए। की मॉड्यूल्स 8 है। और जो जितने सारे पार्ट्स है ना, इनको हमने ग्रुप बना दिए। तो जो ग्रुप्स हैं वो 3 है देखा जाए, बट वो ग्रुप्स जो है वो हमने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। बट जो की मॉड्यूल्स है वो 8 के 8 ही है, ना 5, ना 6, ना 7 और ना 3 है ना। तो सबको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देंगे। की मॉड्यूल्स के बाद है, अच्छा, की एस्पेक्ट्स। अच्छा, इनबिल्ट इनटू दी ऑफ निमोनिक। सी से, हाँ, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेंटर, ठीक है, ओके डन। आई से, ठीक है, बाकी मैं पूछ नहीं रही, आपको आता होगा। आगे बताओ। नहीं, मैं निमोनी की बात नहीं कर रही। अपन को की मॉड्यूल्स के बाद क्या पढ़ना है? कोर फीचर्स। उसके बाद फंक्शंस ऑफ ब्रांच। निमोनिक, वेरी गुड। आर से, आई से, तू बता, आई से बता। हाँ हाँ, उससे पूछ रहा ना तू। ठीक है, चल तू सी से बता। चल ई से बता दे। कहा था ना मैंने लास्ट क्लास में, वो कर जाएगा, तू नहीं कर पाएगा संगति के लिए। ठीक है, बात बेटा ऐसी है कि ना, तुम जिस जनरेशन से गुजरे हो, हम गुजर चुके हैं। हमें भी बुरा लगता था जब हमारे टीचर हमें टोकते थे, बट समझ में आया कि संगत का असर हमारे रिजल्ट पे जरूर पड़ता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती संगत अच्छी है बुरी है, मैं ये कह रही हूँ कि तू संगत में पड़ेगा तो तेरे लिए बुरा है। हर एक इंसान जो होता है ना, उसकी जो थॉट प्रोसेस होता है, जो वाइब्स कैचिंग करने की पावर होती है, वो अलग होती है। इनमें से ही कोई लोग होंगे जो कि क्लास में ना, कोई बंदा मतलब चिल्ला रहा है, कोई बंदा दूसरा लड़ रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे अच्छा ब्रेक है ना, चलो चलो, हम तो सुट्टा भी नहीं चल रहा है। दैट्स सो मच चिल, दे नॉट लाइक कंसर्न्ड। कुछ ऐसे होंगे और देख के, हाँ हाँ सही में कैसे लड़ रहे हैं ना, कैसे लड़ रहे हैं ना। कई ऐसे होंगे, हाँ क्या बात है, चलो मैं सुलझाता हूँ। सबकी जो वाइब्स होती है ना, वो अलग अलग होती है। तुम्हारी बॉडी की वाइब्स ये है कि तुम संगति से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो। इसलिए मैं तुम्हें लास्ट क्लास में वार्निंग दी थी कि तुम अलग बैठा करो। तुम्हारे भले के लिए मैंने वार्निंग दी। तुम चाहते हो कि तुम्हारे सब्जेक्ट में नंबर आए, तो तुम्हारे को ये काम करना पड़ेगा। और अदरवाइज आज जैसे तुमने एक आंसर नहीं दिया ना, क्वेश्चन पेपर में ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, बात कड़वी लगेगी, बट जो सच है वो सच है। और ये भी कहा था मैंने, वो कर जाएगा तू नहीं करेगा। बस, आप लोगों को टेस्ट के बारे में पता चले गया होगा? नहीं? सरप्राइज? ओके, मैं भी फिर जिप ब्लॉक। कौन भूल जाता है? नहीं, आप लोगों का टेस्ट शेड्यूल हो रहा है। लुकिंग टू द level of the revisions you people are doing, looking to the level of time you are devoting to the subject, we have decided to go for the test. And even I personally have decided that if a student will be scoring less than 40%, less than 40%, अगर एग्जाम्पल टेस्ट जो है 20 नंबर का है तो उसका 40%, अगर 30 नंबर का है तो उसका 40%। अगर किसी बच्चे ने 40% से कम जो है स्कोर किया है, तो उसका जो इलाज होगा वो मैं करने वाली हूँ। वो तो डिपेंड करता है किसके आए हैं किसके नहीं आए हैं, एंड क्या एक्सक्यूज वो देता है ना। अब आजकल लोग मेरे घर में प्रॉब्लम थी, मेरे घर में शादी थी, मैं बहुत इंटेलिजेंट उम्र में बीमार पड़ गया था, मेरी कॉपी जो है ना वो खो गई थी। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सक्यूजेस,
मैं सब लोगों से बातचीत करूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ में ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो ना मेरा सब्जेक्ट तो मतलब सच्ची रिजल्ट लेके नहीं आएगा। और सेकेंडली मैंने ये भी सोचा कि देने से पहले कि यार चल छोड़ रहने देते हैं, आप लोगों के नंबर कम आ भी जाएंगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो आप ही लोगों को पड़ता है, देखा जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। एग्ज़ाम आपका, मार्कशीट आपकी, कोई मार्क्स देख के थोड़ी बोला किसने पढ़ाया था, है ना। मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट स्टिल एक मैंने एफर्ट लगाया है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोगों के साथ थोड़ा वर्क करना चाहती हूँ। लेट्स सी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द टेस्ट, आई डोंट नो। हाँ, मैनेजमेंट इज गोइंग टू टेल यू, मैनेजमेंट इज गोइंग टू टेल यू। आई एम नॉट द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड द डेट एंड दीज टॉपिक। मैं आपको ये बता सकती हूँ, हिंट दे सकती हूँ कि द वेरी फर्स्ट चैप्टर वी डिड विल बी ऑब्वियसली द टेस्टेड वन। जी हाँ, पूरा ही आता है चैप्टर का टेस्ट। पूरा चैप्टर टेस्ट क्या होता है? नहीं मतलब क्या, इट्स फाइन मतलब। तो देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो, अपीयर करते हो नहीं करते हो, और कितना आपको याद है, कितना आप लिख पाते हो, किसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं कैसी नहीं है। एंड द स्टूडेंट जिसके ऑलमोस्ट 90% से ऊपर आए हैं, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा फॉर श्योर। जब पनिशमेंट में नहीं बताया तो गिफ्ट में क्यों बताऊं? वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी मॉनेटरी, इट कैन बी नॉन मॉनेटरी, इट कैन बी एनी बेनिफिट, एनीथिंग, बट इट विल बी ऑफ योर यूज। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो ट्राई टू स्कोर 90, मोर देन 90%। एंड ट्राई करो कि आप जो है अपनी जो है पढ़ाइयाँ हैं शुरू कर दो। देखो अगर मैं करती ना तो कोई भी 40 ऊपर ले ही नहीं पाता, समझ रहा है। सो मैं अगर करूँगी 40 ऊपर कोई नहीं लेके आ सकता। तुम्हारे प्रीवियस जो टेस्ट है वो किस उसकी कौन करता है? सुपरविजन किसका रहने वाला है? और कॉपी में नाम तो सबके लिखे ही होंगे, तो रोल नंबर से नाम मालूम पड़ जाएगा बस। और उसके बाद तो एनिमल ही लिख देना। उसके बाद फिर तुम देखो क्या होगा तुम्हारे साथ। इसीलिए अगर कोई क्वेरी है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड स्टार्ट योर स्टडीज। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट होता है, तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के डाउट जो है इट सेल्फ इन द क्लास से सॉल्व कर दूँ। तो आप लोग के जो भी डाउट्स वगैरह होंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, मैं 10 to 15 मिनट्स आपके डाउट्स को देने वाली हूँ। हर रोज़ यही होने वाला है। तो आप क्या करो, आप लोग अपना थोड़ा सा ना ब्रैकेट बना लो, ग्रुप बना लो कि इतना आपने आज पढ़ना है, और फिर उसके डाउट आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लो। इतना आज आपने पढ़ना है। अगर आपने रोज का 10 पेज भी मान के चलो, रोज का 10 पेज भी आपने किया तो काम बन जाएगा। रोज का 10 पेज। अब सुन के बहुत ज़्यादा हाई लग रहा होगा, बट 100 नंबर का पेपर तो ये भी है मिलाकर, ये ऐसे न सब मिलाकर, तो एफर्ट्स तो उसको चाहिए ही होंगे। एंड EIS एंड SM में ज़मीन आसमान का अंतर है, वो तो आपको सब्जेक्ट देख के लग रहा होगा, है ना। और पहले भी बता रही हूँ, EIS में वैसे मार्क्स लाने बहुत आसान है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो टेस्ट में या ICAI के पेपर में उसमें से ना आए जो आपने पढ़ा है। एक क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको आपकी इंटेलिजेंस भी लगानी होगी। इट वुड बी लाइक टॉपिक आपसे पूछा है और आपको उसका आंसर लिखना है कि अच्छा, एग्जाम्पल व्हाट इज RBAC, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, खत्म। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही आएंगे। बट वो RBC से पहले की जो 3 लाइनें होती है ना, मिस्टर ए ने ये कर दिया, फिर बी ने ये कर दिया, वो कहानी के बाद में लास्ट में ये पूछेगा व्हाट इज RBAC। सो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। सो यू जस्ट हैव टू गो
through the whole chapter. You just have to go through the whole content and उसको learn करना है, उसको लिख लिख के practice करना है, सारे की पॉइंट्स प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट. ठीक है मिली, समझ में आ गया? तो हाईएस्ट स्कोरर से मुझे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है 90% से ऊपर मार्क्स लाने वाले को रिवॉर्ड मिलेगा, हर टेस्ट पे रिवॉर्ड मिलेगा, और 40 से नीचे लाने वाले को पनिशमेंट मिलेगी. आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया एसएम के अंदर? चल रहा है. उसके अंदर एचआर नहीं, हाँ एचआर स्ट्रेटजीज पढ़ ली. प्रोडक्शन. सो जब आप पढ़ेंगे ना एचआर, तो उसमें ना एक आपका टॉपिक आएगा लीडरशिप स्टाइल. बताओ फिर. बस अब बाहर आ जाओ 12 से. अब जब तुम यहाँ पढ़ोगे तब मुझे बताना, 2 टाइप के लीडरशिप स्टाइल होंगे, उनमें से ये लीडरशिप स्टाइल मेरा कौन सा है जहाँ पर कि मैं हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले को रिवॉर्ड दूंगी 90 से ऊपर, एंड जो 40 से कम होगा मैं उसको पनिश करूंगी. जब आप लोग पढ़ लेंगे ना, उसके बाद मुझे बताना ये कौन सा लीडरशिप स्टाइल है. क्या कहा मैंने? 12 से बाहर आ जाओ. चलो गाइस, सो पार्ट ए वाज, पार्ट बी इज इन रिलेशन टू सीबीएस. नाउ व्हाट वी स्टार्ट विद पार्ट नंबर सी. सी में 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? बी लाउडर. टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस. सेकंड, थर्ड, वी वर डन विद स्टेजेस. टुडे माय टारगेट इज कि मैं टॉपिक नंबर 2 शुरू करा रही हूँ. जब टॉपिक नंबर 2 कराऊंगी, फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 1 समझ में आएगा. यानी कि जो ये पार्ट है हमने पीछे से लिया है. पहले स्टेजेस करी, अब हम सर्वर करेंगे, और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स. और सीबीएस वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही था, राइट? अच्छा, ये जो सर्वर अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, मुझे समझ में आ गया है कि आपका आईटी का लेवल इतना नहीं है, राइट? तो मैं जो आपको पढ़ाने के लिए सोच रही हूँ वो बिल्कुल बेसिक सोच रही हूँ. ठीक है, इससे अच्छे और तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पे लेक्चर नहीं मिलेगा. यूट्यूब पे चीज़ें टेक्निकल मिलेंगी आपको, इतनी सरल भाषा में नहीं मिलेंगी. सो फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स मैं चाहूँगी कि आप फुल अटेंटिव होके टाइप्स ऑफ सर्वर पे कॉन्सेंट्रेट करें. सेकेंडली, मैंने आपको बताया जो ये वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन है इस पार्ट का, विच इज सर्वर, अगर आपने वो समझा तो ही आप टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट कर पाएंगे. यानी कि अगर आपने टाइप्स ऑफ सर्वर नहीं समझा या आपको समझ में नहीं आया, तो आप वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे. तो यानी कि 2 क्वेश्चंस की लात आपको यहीं पर ही पड़ गई. तो आप देखिए आपको कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है. सो आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन ओवर हियर. ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, जब मैं आपसे पूछूंगी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछेगा. ठीक है, डन हो गया? चलिए, ओके. सो बात करते हैं वंश की. वंश, आप मुझे बताओ बेटा कि क्या हमारे यहाँ पर अगर किसी को मुझे पैसे देने हैं, अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? मान लो तुम्हें मुझे पैसे देने हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? वेरी गुड. अभी आपका दिमाग चल रहा है. तो आपने मुझे बताया कि मैम मैं क्या दे सकता हूँ? मैं पैसे दे सकता हूँ आपको कैश में. ठीक है, मैं आपको डिजिटल पेमेंट भी कर सकता हूँ. बिल्कुल सही बात है, यही तरीका है. लेट्स सपोज कि वंश को मुझे पैसे देने हैं 10,000 रुपये. कहता मैम मैं खुश हो गया आपके पढ़ाने से, मैं आपको 10,000 रुपये का अपने दिल से, मैं अंगूठा तोड़ के तो आपको नहीं दे सकता, अंगूठा काट के नहीं दे सकता, बट मैं ये पेमेंट आपको दिल से करना चाहता हूँ. मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात. तो मैंने इससे कहा वंश एक काम कर, तू ना ट्रेडिशनल मेथड ऑप्ट कर, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट, जिसके अंदर हम यूज करते हैं 2 चीजें. यार मुझे गर्मी लग रही है, हो रही है क्या? हम एक फैन ऑन करते हैं, है ना? ये वाला ऑन कर दे.
इसका जो रेगुलेटर है वो काम करता है तो कम कर दो थोड़ा सा ना, और इसको भी चला लो, इसको भी कम पे रख लो, बिल्कुल 1 नंबर पे कर लो। नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए सीधा मुंह पे, मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा फिर ठीक है, अच्छी बात है, फिर मैं चला ही नहीं रही हूँ। ठीक है चलो, ये थोड़ा तेज चल रहा है। अरे बिल्कुल लोएस्ट पे कर लो। ये इसका लोएस्ट है, ये इसका लोएस्ट है। ये एनिमली और ये आयुष। चलो ओके। सो हमने ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ा था, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्या क्या? और व्हाट्स योर नेम बेटा? कीर्ति, सेकेंड ऑप्शन। पैसे देने के नाम पे सांप सूंघ के तुझे नहीं देने, उसको देने हैं। देख के बता कॉपी में से। ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा नाम क्या होता है? वाह, मोबाइल बैंकिंग। बहुत बढ़िया, कौन बोला ये? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बेटा गुमराह कर रहे हैं ये आप लोग, आपको मैं मत जाना इनकी तरफ। बताओ। नेट बैंकिंग, इंटरनेट को नेट बोलते हैं ना, तो बस वैसा ही। अभी ठीक है, आज की पूरी क्लास तेरे हवाले। ओके सो नेट बैंकिंग। सो अभी अभी जो आप ये चीजें देख रहे हो ना, मैं इसी के बेसिस पर आपको आगे चीजें कराने वाली हूँ। सो मैं ये कह रही हूँ कि वंश ने क्या सेलेक्ट किया? इंटरनेट बैंकिंग। एंड माइट बी पॉसिबल ही इज गोइंग विद द ट्रेडिशनल मेथड, जहां पर कि वो लैपटॉप का या डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहा है ऑब्वियसली फॉर द पेमेंट। और अगर वो थोड़ा मॉडर्न हो चुका है, ट्रेडिशनल की जगह अगर वो मॉडर्न मेथड लगाता है, तो सेम गोज विद द मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो। मैं चाहती हूँ कि अब आप ये चीज समझो कि ये किसके थ्रू पैसे पे कर रहा है? नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे पे कर रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ये वंश और ये वंश का लैपटॉप। ठीक है, अब वंश के लैपटॉप पे वंश को क्या करना है? इंटरनेट बैंकिंग करनी है। इंटरनेट बैंकिंग करने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जिस बैंक से वो पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, वो बैंक का वेबसाइट जो है वो खोलना पड़ेगा। वंश तुम मुझे बताओ, तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है वो कौन से तुम्हारा बैंक अकाउंट कौन से उसमें है? बताओ। है ही नहीं? चल मैं अपना बैंक अकाउंट तुझे दे देती हूँ, ठीक है? कोटक में मान लेते हैं। खूब पैसा है, टेंशन मत ले। बट मेरे पास भी आरबीएस ही है, सिर्फ व्यू करने का एक्सेस दूंगी। ओके, किसी को समझ आया जोक ये वाला? किसको समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? कीर्ति, कीर्ति नाम था ना? तुम्हें समझ में आया जोक? नहीं आया ना? आज तो तुम गई, बेचारा वो मोहित। अच्छा, तो कोटक बैंक में अकाउंट है इसका, ठीक है? तो बताओ ये क्या, कौन सी वेबसाइट खोलेगा? इसने गूगल पे लिखा कोटक ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, जो भी खोला लिखा, और तो क्या खुलेगी? कोटक बैंक की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर इसने लिखा, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर वेबसाइट खुल गई, किसकी? कोटक की वेबसाइट खुल गई। अब बताओ ये वेबसाइट में क्या मांगेगा मुझे? वेरी गुड, लॉगिन मांगेगा मुझसे। तो एक तो मुझसे आईडी मांगेगा और दूसरा मुझसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, मैं आईडी डाल देती हूँ, मैं पासवर्ड डाल देती हूँ, फिर क्या होगा? वेरी गुड, लॉगिन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लॉगिन हो गया, अंदर पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये पैसे देना चाहेगा, पैसे दे देगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर समझो टेक्निकलिटीज को। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले सर्वर्स के बारे में, ठीक है? यू नो दैट वेरी वेल, वट एवर यू गाइज जस्ट रेड वॉज द फ्रंट एंड। आप ये चीजें बैठ के देख पा रहे हैं, आप यूजर हैं, आप क्लाइंट है, आपको दिख रहा है, बट बैकएंड पे कुछ चल रहा है जो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब बैकएंड पे देखते हैं क्या क्या चल रहा है। जब आपने ये वेबसाइट ओपन करी, जब आपने ये वेबसाइट ओपन करी, तो जब वेबसाइट ओपन होती है उसके लिए कौन सा सर्वर लगता है बेटा? वेब सर्वर। विच सर्वर? वेब सर्वर। वेब सर्वर। वेब नाम जो आया कहां से आया? वेबसाइट से आया, वेब सर्वर। अच्छा, एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी कि ये जो वेब सर्वर है ये ही क्यों लगता है वेबसाइट को ओपन करने के लिए?
सुनो, जो वेबसाइट है, वेबसाइट का डेटा जो है वो कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना। तो जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे जो है ये वेबसाइट खोलनी है, तो क्या होता है, जब आप वेबसाइट का नाम डालते हो ना, वो वेबसाइट के नाम से एक यूआरएल क्रिएट हो जाता है, और वो कुछ अल्फाबेट, सिंबल्स, नंबर्स ऐसे करके वो एक पाथ क्रिएट करता है। दैट पाथ इज इक्वल टू द एड्रेस ऑफ योर होम। जैसे अगर मैं किसी को एड्रेस दे दूं आपके घर का, तो आपके घर तक पहुंच जाएगा ना। सिमिलरली अगर मैं वो यूआरएल दे दूं ना, तो वो कहां पहुंच जाएगा, उस वेबसाइट तक पहुंच जाएगा। सो गाइस, वेब सर्वर में क्या होता है, ये पाथ सेव होता है। तभी अगर ये पाथ सेव होगा और आप ये पाथ डालेंगे तो तभी तो ओपन होगा। एंड सेकेंडली, जो वेबसाइट का डेटा होता है, जो वेबसाइट का डेटा होता है, वो भी क्या होता है, इसके अंदर स्टोर्ड होता है। खोलेगा ना वेबसाइट, तो क्या खोलेगा, बात समझ आई। तो क्या चीजें स्टोर्ड है इसके अंदर, चीजें समझ आई कि वेबसाइट के रिलेशन में सारी चीजें यहाँ पर स्टोर्ड है। चाहे जिंदगी में कोई सी भी वेबसाइट हो, ये खाली यहाँ पर रिलेट नहीं करता, कोई सी भी वेबसाइट हो उसके लिए वेब सर्वर अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। ये मैं आपको बहुत सारी चीजें लेमन भाषा में बता रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि अपन कर क्या रहे हैं। इतनी बात समझ आई, डन। ओके, सो सबसे पहला वेब सर्वर जो अट्रैक्ट होगा वो कौन सा सर्वर होगा, वेब सर्वर। वेब सर्वर मेनली क्या करेगा, मेरी वेबसाइट को ओपन करने का काम करेगा, क्योंकि मेरे पास में उस सर्वर के अंदर उस पाथ का क्या था, लिंक स्टोर था। इज दैट क्लियर। चलो, अब क्या हुआ, वेबसाइट आपकी ओपन हो गई। वेबसाइट ओपन होने के लिए कितने सर्वर अट्रैक्ट हुए, ओनली वन सर्वर अट्रैक्ट हुआ, कौन सा, वेब सर्वर। जब वेबसाइट खुल गई, अब इस वेबसाइट के अंदर उसने आपसे क्या मांगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। आपने बेटा, लेट सपोज मैं लॉगिन आईडी जो है बोल देती हूँ कि दैट इज दिस, ठीक है, एंड लेट सपोज द पासवर्ड इज दिस, ठीक है। सो मैं ये कहती हूँ ये मेरा लॉगिन आईडी हो गया और ये मेरा पासवर्ड हो गया। ये कहाँ जाना चाहिए, ये यहाँ पर जाना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। अब मैंने इसको डाल दिया, मैंने इसको डाल दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब मैं इसको डालूंगी तो इस पेज से इस पेज तक आने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे ये चाहिए होगा कि जो आईडी और जो पासवर्ड मैंने डाला है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नहीं तो लिखा आता था ना, इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट आईडी लिखा आता है, बहुत बारी लिखा हुआ आता है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक गलत होगा तो क्या मैं इस पेज पे आ पाऊंगी, मैं नहीं आ पाऊंगी इसके पेज के ऊपर। सो इसका मतलब एक फोर्स है बैकएंड पे जो क्या काम कर रही है, जो उसको ऑथेंटिकेट करने का काम कर रही है। ऑथेंटिकेट समझते हो कि क्या जो पासवर्ड, क्या जो आईडी यूजर ने डाली वो सही है या नहीं है। इतनी बात समझ आई। चलो, सो अब मैं ये कहती हूँ मुझे दिक्कत हो गई, मुझे दिक्कत हो गई कि जो ये आप मुझसे कह रहे हो ना कि ऑथेंटिकेट करने का काम, तो ये जो काम है इस काम के लिए भी मुझे एक सर्वर लगता है। क्या लगता है, एक सर्वर लगता है। उस सर्वर का नाम क्या है, उस सर्वर का नाम क्या है, एनी गेसेस। बैंक का सर्वर, ओके। सारे सर्वर बैंक के ही हैं ये, बाय द वे। बैंक की वेबसाइट थी, बैंक का ही चल रहा सब कुछ। ये सर्वर देख रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। दिस इज अ सर्वर विच ऑथेंटिकेट्स कि वेबसाइट पर जो आपने आईडी और पासवर्ड डाला वो सही था या गलत था, ठीक है। अब जो ये एप्लीकेशन सर्वर है ना, अब ये एप्लीकेशन सर्वर भी ना मेरे से ना आके पूछता है, मैम आपने मेरे को बोला कि जाओ जाके ऑथेंटिकेट करो, जाओ जाके ऑथेंटिकेट करो। एग्जाम्पल, मैंने वंश को कहा, वंश तू बच्चों की टेस्ट की कॉपीज चेक कर, ठीक है। अभी चेक तो तभी कर सकता है ना जब इसको आंसर्स पता हो। अगर आंसर ही नहीं पता होंगे तो ये कंपैरिजन कैसे करेगा कि बच्चे ने क्या लिखा है और रियलिटी में आंसर क्या होना चाहिए। बात समझ आती है। यानी कि देयर हैज टू बी द बेस, देयर हैज टू बी द राइट आईडी एंड राइट पासवर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है, जब तक कि मेरे इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर को दो चीजें नहीं मिलेगी वो ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। पहला क्या नहीं कर, जब तक उसको राइट आईडी और पासवर्ड ना मिले, और दूसरा वो आईडी और पासवर्ड जो यूजर उसको दे रहा है, तभी तो ऑथेंटिकेट कर पाएगा। बात समझ आई, डन।
तो इसका मतलब दो चीजें उसको चाहिए। अब उनमें से एक चीज तो यूजर खुद दे रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, आईडी डाल रहा है, पासवर्ड डाल रहा है, खत्म हो गई कहानी। सेकंड जो चीज है जो कि राइट आईडी और राइट पासवर्ड है, जो कि रखा हुआ है, जो कि सत्य पासवर्ड है, वो आईडी और पासवर्ड वो कहां से आएगा? यानी कि इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर अकेले काम नहीं कर सकता। अब इसको एक और सर्वर की जरूरत है, एक और सर्वर की जरूरत है। अब ये कौन सा सर्वर है? ये है बेटा इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। क्या नाम है? चैनल सर्वर। चैनल सर्वर क्या करता है बेटा? चैनल सर्वर ना पोर्टली है। जितने भी यूजर्स होंगे ना उसके बैंक के, मैं कोटक बैंक की बात कर रही हूं, तो कोटक बैंक के जितने भी यूजर्स होंगे सबका आईडी और सबका पासवर्ड एनिमली कहां पर सेव होगा? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर पर। अब जैसे ही यूजर आईडी और पासवर्ड डालेगा तो क्या होगा? इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर जो है वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ये एक्टिवेट हुआ ना, तुरंत ये किसको एक्टिवेट करेगा? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर को, कि मेरे को क्या दे? मेरे को राइट आईडी और राइट पासवर्ड दे। मुझे क्या करना है? यूजर की रिक्वेस्ट को। अब इसने पास कर दिया राइट आईडी और पासवर्ड, तो जब ये पास करेगा, ये पास किसको करेगा? एप्लीकेशन सर्वर को, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर को। पूरा नाम बोलेंगे, बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर को। इंटरनेट बैंकिंग कहां से आया वर्ड? क्योंकि हम कौन सा मोड यूज कर रहे हैं? इंटरनेट बैंक है। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ सब हाइपोथेटिकल है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर आपने क्वेश्चन बनाना होगा, आपने आंसर बनाना होगा, ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं, बट जो ये पूरा इलस्ट्रेशन है पूरा हाइपोथेटिकल है। ठीक है, चलो आगे चले। अब मैं आपसे कहती हूं कि जब वो एप्लीकेशन सर्वर ऑथेंटिकेट कर देगा, तो ऑथेंटिकेट करने के बाद में यूजर को जब दिखाएगा तो क्या उस चीज को वेबसाइट पे पुश करेगा कि नहीं करेगा? कि हाँ यूजर को ये चीज दिखा दे। एप्लीकेशन सर्वर तो फ्रंट एंड है ही नहीं ना। बात समझ आई? तो इसीलिए हमारे डायग्राम के अंदर ये देखो, यहां पर एरो दिख रहा है, यहां से क्या हुआ, यहां पर, यहां से क्या हुआ, यहां पर। तो ये जो आपको कप सा दिख रहा है, ये कप्स, ये बोल जो दिख रहा है, वो क्या है? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। मैं इसमें एरो यहां से भी लगा सकती हूँ कि वो एटलास वहां पर दिखाएगा। डायग्राम में नहीं है, आपको मैंने समझा दिया। क्या आपको ये तीन सर्वर समझ में आए? पहला कौन सा था? वेब सर्वर। दूसरा इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। और तीसरा कौन सा था? डन? समझ में आ गया? चलो, तो अब हम क्या करते हैं, फटाक से जाते हैं अपने टाइप से सर्वर के जो कंटेंट है उसको रिव्यू करते हैं कि क्या जो तीन सर्वर हमने पढ़े ये वही कंटेंट है जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। आओ, कौन कौन से सर्वर पढ़ने अपने को? पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6। चलो फटाफट पढ़ो। क्या ये मुझे IBCS क्लियर? IBAS वेब सर्वर पढ़िए। वेबसाइट्स आर होस्टेड। होस्टेड का मतलब समझते हो ना? जैसे मान लो आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप कौन होते हो? होस्ट। क्या करते हो आप? सर्व करते हो, डील करते हो, जो वो मांगता है वो देते हो। क्या करें, मजबूरी है, वही काम करता है ये भी। जो यूजर मांगता है वो डील करता है। और इसके लिए क्या करते हैं? इट यूजेस HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू सर्व दी फाइल्स। यानी कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पर आपको दिखता होगा HTTP S, जरूरी नहीं
एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। जिन वेबसाइट्स के HTTP के आगे एस लिखा होता है वो वेबसाइट सिक्योर्ड होती है, जिनके आगे एस नहीं लिखा होता है वो अनसिक्योर्ड वेबसाइट होती हैं। इसीलिए कभी भी अनसिक्योर्ड वेबसाइट खोलनी नहीं चाहिए। उसने बोला कि वेबसाइट जैसे जब आती है ना बेटा, फेच करती है ना, तो वेबसाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। जैसे दिस PDF इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पेजेस, वेरियस इमेजेस। अगर मैं बोलूँ इस चैप्टर में 50 पेजेस हैं, तो 50 को मिलाकर क्या बन गया, ये 1 पेज बन गया, 1 PDF बन गया, सॉरी, या 1 चैप्टर बन गया। सिमिलरली वेब पेजेस को मिला के क्या बनता है, वेबसाइट बनती है। ऐसा होता है जब वेबसाइट बनती है ना, तो पहले वेब पेजेस को ड्राफ्ट किया जाता है। जब यानी कि सेम जैसे आप PPT में पहले स्लाइड्स बनाते हो, फिर जब स्लाइड्स बन जाती है तो पूरी PPT बन के तैयार हो जाती है, बस वही चीज होती है। आप वेब पेजेस बनाते हो, जब पूरा सारे के सारे वेब पेजेस बन जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, वेबसाइट। बट ऐसे नहीं बनती जैसे आपने PPT सोचा ना कि आज आपने लास्ट स्लाइड बनाई तो बन गई आपकी PPT, नहीं। ये जो आप वेब पेजेस बनाते हो, ये वेब पेजेस जो होते हैं वो आपको ऑनलाइन लेके जाने होते हैं, और फिर जो है एक पैटर्न होता है, उसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, इसको लाइव लेकर आते हैं। वेबसाइट जो होती है ना वो लाइव लानी पड़ती है, जबकि PPT को कोई लाइव लाने की जरूरत नहीं होती, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि हम जो जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे करके पेजेस को लोड करता है, files in the form of pages to the customer in response to their request। तो अगर आपने देखा होगा इंटरनेट अगर आपका स्लो है ना, तो पेज नंबर 1 पहले खुलेगा, फिर 2 खुलेगा। अगर आप सीधा ड्रैग करके पेज नंबर 10 पे चले जाओगे ना, तो वो शायद बंद हो जाएगा अगर आपका इंटरनेट स्लो है, क्योंकि वेब पेजेस लोड नहीं हो पाते हैं। बात समझ आई? कोई दिक्कत है 3 सर्वर के अंदर? नहीं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब जो ये साइड वाला है इसको भी छोड़ देते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 में मैंने इससे कहा, किससे कहा, मैंने वंश से कहा कि वंश मुझे ना आपने 2 मेथड बताए थे ना, एक तो आपने कहा था कैश और दूसरा था डिजिटल पेमेंट। चलिए मैम, मैं आज कैश की बात कर लेता हूं। अब कैश में कहता है मैम जब से मोदी आया तब से तो उसने सारा पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट में रखवा दिया, तो मुझे जाना पड़ेगा बैंक से लेने के लिए। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, तो एक काम कर, या तो तू बैंक से ले आ, या तो तू, और कोई ऑप्शन है? तो पहला हम पढ़ते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। और जब वो बैंक में जाएगा तो क्या करेगा, जब वो बैंक में जाएगा तो बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, उसको बोलेगा, क्या बोलेगा कि भाई मुझे ये ट्रांजैक्शन करनी है। कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है? दिस कैन बी द ट्रांजैक्शन की डायरेक्टली मैम के अकाउंट में डाल दो और मुझे पैसे दे दो, मैं मैम को कैश दे दूंगा। क्या दोनों चीजें ये खुद करेगा? नहीं, ये सिर्फ बैंक के ब्रांच में जाएगा, और जब ये ब्रांच में जाएगा जो उसको रिप्रेजेंटेटिव दिखाई देगी उसको ये रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। अगर ये बोलेगा कि मैम के अकाउंट में डाल दो, मैम के अकाउंट में डाल देगा। अगर ये बोलेगा मुझे विड्रॉ करने पैसे 10,000, तो विड्रॉ कर लेके और आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ आई? तो मुझे बताओ, क्या यूजर ने कुछ किया? यूजर ने कुछ किया तो क्या यूजर के एंड पे कोई भी सर्वर ट्रैक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए कोई सर्वर नहीं है एज ऑफ नाउ। बात समझ आई? ओके। थर्ड, आपने क्या बताया था मुझे, यूजिंग ATM। अब आप क्या करेंगे वंश, आप जाएंगे ATM मशीन के पास, जिसको हम ATM स्विच भी बोलते हैं, और आप जाएंगे और क्या करेंगे, कार्ड को इंसर्ट करेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ आती है? चलो, जब आप कार्ड को इंसर्ट करते हो, कार्ड को जो ऐसे बिल्कुल यही एक इमेज होती है ना कार्ड को इंसर्ट करने की, जब आप इस कार्ड को इंसर्ट करते हो तो क्या होता है, आपको जो जो वैल्यूज वो मांगता है आप वो एंटर करते हो। जैसे कि आपको कितने पैसे निकालने हैं, इसने लिखा 10,000 रुपये निकालने हैं मेरे को, तो 10,000 रुपये आपने लिख दिए। फिर वो आपसे क्या मांगता है, वेरी गुड, पिन मांगता है। ये सबसे अच्छा बच्चा है क्लास में, सबसे ज्यादा पैसा निकालता है ATM से। पिन क्या है तुम्हारा? ये तो मेरे फोन का पासवर्ड है। तूने मेरे फोन के पासवर्ड को वो किया ना, कॉपी किया ना। क्या बोलते हैं, आयुष इज अ चीटर, ही इज अ चीटर। हाँ, तू क्यों एडवोकेट बना फिर रहा है उसका फ्री फोकट का? मुझे समझ नहीं आता। तुम चारों का गुड बना हुआ है, काश ये गुड एग्जाम में भी काम आए। भगवान कर तुम सारे जने एक ही क्लास के अंदर हो और तुम पेपर दे रहे हो, मतलब मजा ही आ जाए।
हुआ था? कितने बच्चे थे क्लास के अंदर? तू और अनमली और आयुष? वाह। मेरे पास एक टेक्निक है जिसके थ्रू मैं सारे बच्चों को ना एक ही क्लासरूम में और एक ही सेंटर पे करवा सकते हो। छोटी छोटी बातें ऐसे मैं बोलूंगी, एग्जाम फॉर्म एक साथ भर देना, ये तो सबको पता है। ठीक है, चलो मेरे पास और भी तरीके होते हैं। पासिंग परसेंटेज, अपने पासिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना, वो भी एक तरीका है मेरे पास। अब ऐसा थोड़ी दे देते हैं हम। मैं क्या करती हूँ ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ना एग्जाम से जब टाइम ऐसा हो रहा होता है कि एग्जाम से अपन दो दो महीने पहले जा रहे होते हैं, रिजल्ट भी आ चुका होता है पिछले वाले अटेम्प्ट का, तब मैं सेशन ऑर्गेनाइज करती हूँ। उस टाइम सबसे ज़्यादा जरूरत होती है बच्चों को, हाँ मैम बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ पाऊँ और पास कर जाऊँ। तब वो सेशंस काम के रहते हैं। अभी तो ऐसा लगता है बच्चों को कि चल देख लेंगे, हो जाएगा, एक टेस्ट दे के तो देख लो फिर मालूम पड़ेगा। चलो ओके, तरीका बता दो। वेट एंड वॉच, रिजल्ट आ जाए पिछले वाले मई वाले अटेम्प्ट का। क्या? हाँ तो सब मुझे पता है, सबके रूप होल्स होते हैं, तो मैं नहीं बता रही, वही तो कह रही हूँ, जब रिजल्ट आ जाएगा तब बताऊंगी। क्यूरियोसिटी इन द माइंड। चलो भाई एटीएम पे चलते हैं, पैसे से निकालते हैं। 10,000 रुपये निकाल लिए, विड्रॉ हो गए। उसके लिए क्या चाहिए था? पिन चाहिए था। तो पिन डाला, ऑथेंटिकेट हो गया, और उसके बाद पैसे हाथ में। ये था स्टेप नंबर 3 और स्टेज टाइप नंबर 3, जहां पर हमने एटीएम का यूज किया। अब आप मुझे बताओ, जब आप ये एटीएम जो है ये डालोगे, एटीएम कार्ड जो है वो डालोगे मशीन के अंदर, तो जो आपने पिन डाला, जैसे वहां पर आपने आईडी और पासवर्ड डाला था, तो वो किसने ऑथेंटिकेट किया था? इंटरनेट बैंकिंग के लिए। तो यहाँ पर भी तो मेरे को कोई ना कोई सर्वर चाहिए होगा जो ऑथेंटिकेट करेगा कि यूजर ने सही पिन डाला या नहीं डाला। तो यहाँ पर क्या आया? एटीएम चैनल सर्वर। इसीलिए मैंने आपसे ऊपर भी कहा कि आप खाली मत बोलिए एप्लीकेशन सर्वर, चैनल सर्वर, इट कैन बी लाइक कंफ्यूजन, सो दैट इज वाई हमें पूरा बोलना पड़ेगा। क्या? एटीएम चैनल सर्वर। तो बिना पढ़े मुझे बताओ एटीएम चैनल सर्वर क्या करता होगा? यूजर के द्वारा जो पिन डाला जाता है उसको क्या करता है? ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है, अच्छा। अब आ जाओ, आओ, ऑथेंटिकेट करता है। अब बताना मुझे एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है? क्या करता है वो? और फिर चैनल सर्वर क्या करता है? वाह, अभी समझाया था, धीरे धीरे समझोगे, फिर मुझे सारे गलत सपने जवाब दिए। दोबारा बताओ, इंटरनेट बैंकिंग से चालू करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर क्या करता है? स्टोर करता है राइट आईडी एंड राइट पासवर्ड्स। और इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है? ऑथेंटिक। याद रखने के लिए, ए से एप्लीकेशन, ए से ऑथेंटिकेट। ठीक है, ओके। अब आते हैं एटीएम पर। तो मुझे बताओ, अगर मेरे डायग्राम में एटीएम चैनल सर्वर है तो ये ऑथेंटिकेट करता होगा या ये सेव करता होगा पिन को? है? तो क्या बोल रहा? दोनों? स्टोर, ओके, स्टोर, सेव करता होगा। अब ठीक है मोहित, अब समझ में आया? तो कंफ्यूजन तो नहीं है अभी? वापस पूछती हूँ, एटीएम चैनल सर्वर ऑथेंटिकेट करता है या फिर पासवर्ड्स वो पिन को सेव करता है? कोई दिक्कत? चलो, तो मैम अगर ऊपर इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर है जो ऑथेंटिकेट करता है, तो वो नीचे भी होना चाहिए था इन द फॉर्म ऑफ एटीएम एप्लीकेशन सर्वर। नीचे तो दिख नहीं रहा, या तो आपने डायग्राम गलत बनाया या आईसे ने बुक में गलत दे दिया, या होता ही नहीं होगा। तो आपके पास क्या आंसर है इसका? वाह, ये वो बच्चे हैं, इन्हें इन्हें 10,000 नहीं 10 लाख रुपए इनसे लेने चाहिए।
सो गाइज, द मेन पॉइंट इज कि एटीएम के केस में दिस डजंट एग्जिस्ट. Application server doesn't exist. Now the question arises, why? Any guesses from your side? अगर आपके पास जरा सा भी घुटना है ना, आप उसको इस्तेमाल करके जवाब दे सकते हैं. जरा सा भी. क्या? बताओ. ये तो घुटने भी स्ट्रॉन्ग करके आई होगी जिम के अंदर. बताओ क्यों नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों नहीं है? कोई गैसेस तो लगाओ, क्या पता तुक्का सही बैठ जाए. यहां कहीं लिखा नहीं है, ना सिलेबस में लिखा है, आईसी के मॉड में भी नहीं लिखा. और बताओ. तुम बताओ, तुम तो बहुत बोलते हो आंसर्स. तुमसे ही पूछ रही हो, बताओ क्या लगता है तुम्हें. सोचो तुम एक न्यूज चैनल पर हो और मैं तुमसे वारदात के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, तो क्या ओपिनियन है तुम्हारा? एटीएम एप्लीकेशन सर्वर क्यों नहीं है? है? ये तो कोई बात नहीं होती कि एनिमली ऑप्शन है तो आयुष काम कर देगा. एनिमली एनिमली है, आयुष आयुष है. आंसर बिल्कुल पसंद नहीं आया. एथू. बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को. एथू. अगर मैं ऐसे रीजन दूं तुम्हें पढ़ाते वक्त कि क्यों नहीं है, तो तुम मान लोगे? अच्छा चलो, सबने लगा लिए अपने घुटने. चलो तब तक चलेगा ही नहीं. तो बिल्कुल सही बात है. तो बताओ कौन सी वो जादुई शक्ति है, तो और तुम्हारे सामने है वो शक्ति. वो जो ऑथेंटिकेट करने वाला इंसान है या वो वस्तु है, वो तुम्हारे आंखों के सामने है. एटीएम की मशीन, यानी एटीएम स्विच. जो स्विच होता है, जो एटीएम की मशीन है, दैट इज ऑथेंटिकेटिंग. सो हियर दिस मशीन इज ऑथेंटिकेटिंग एंड देयरफॉर वी डू नॉट नीड एनी एप्लीकेशन सर्वर. अब बात समझ आई? बोलो बेटा बोलो. तो मशीन सिर्फ पैसे रखने के काम नहीं आती है मशीन. पर ये आपके मॉड्यूल में कहीं नहीं लिखा, इसीलिए आप इस बात को कहीं भी अपने आंसर्स में इंकॉर्पोरेट नहीं करेंगे. ये सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए था. बात समझ आ गई? चलो. सो अपने पास बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग में जो दो सर्वर थे, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर एंड इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर. तो हमारे यहाँ पर एटीएम के केस में इन दोनों के दोनों क्यों नहीं थे, ये चीज समझ में आ गई. ओके, चैनल सर्वर क्या करता है? स्टोर करता है. क्या स्टोर करता होगा? बहुत बढ़िया, तुम्हें तो सब आता है. अच्छा, अब एक बात और बताओ. तुमने अभी एक टॉपिक पढ़ा था. क्या टॉपिक पढ़ा था? तुमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ द ब्रांच के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, ईओडी और बीओडी ट्रांजैक्शंस. और मैं तुम्हें बताया था एक टॉपिक इसी चीज के रेस्पेक्ट में कि ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर सर्वर सबसे बिजी होते हैं. इसीलिए सर्वर सबसे बिजी होते हैं और इसीलिए अगर कोई बंदा उस टाइम पर एटीएम में पैसे निकालने के लिए जा रहा है, तो जब मैंने अभी एक वर्डिक्ट दिया सर्वर बिजी होते हैं, तो सर्वर में एटीएम चैनल सर्वर भी तो है, तो क्या वो भी बिजी रहता होगा? वो भी बिजी रहता होगा. इट्स अ काइंड ऑफ सर्वर ऑफ द बैंक. वो भी बिजी रहता है अपनी चीजों को करने के लिए. तो गाइस मुझे बताओ, अगर मान लो मेरा सर्वर बिजी है, तो जो मेरा यूजर आ रहा है उस यूजर को पैसे ना मिले, ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता. एटीएम की जो एग्जिस्टेंस है वो खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो गाइस हमने कहा कि चलो बीच का एक रास्ता निकालते हैं जिससे कि इसको भी इम्पैक्ट ना पड़े और बैंक को भी इम्पैक्ट ना पड़े. ठीक है, सुनना ध्यान से. तो जैसे ये यूजर आया, मान लो जो यूजर है दैट इज आयुष विद डबल ए. इसने कहा कि भैया आज तो मैं एटीएम से 10,000 रुपये निकालूंगा. तो जैसे ये गया मशीन के पास, इसने 10,000 रुपये निकालने की रिक्वेस्ट करी, पिन डाला. अब पिन डालते ही मशीन ने ऑथेंटिकेट कर दिया.
ठीक है, ओके। बट ऑथेंटिकेट करने के लिए इसको क्या चाहिए था, एटीएम चैनल सर्वर का सपोर्ट चाहिए था। अब एटीएम चैनल सर्वर क्या है, बिजी। अब कोई इंसान अगर बिजी हो और कोई चीज अगर बिजी हो तो हम क्या कर लेते हैं उस टाइम पे, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूट का रास्ता जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वट एवर आई विल बी टॉकिंग नाउ इज टोटली टेक्निकल, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो जब सर्वर बिजी होता है तो सर्वर ने कहा मेरा जो कंज्यूमर है, मेरा जो यूजर है वो खड़े रहे, ये मैं चाहता नहीं हूं, तो मुझे ऑथेंटिकेशन के बाद अब उसको पैसे देने ही पड़ेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। तो मान लो मैं ये कहती हूं कि एटीएम चैनल सर्वर पे हमारे पास में सारे के सारे अगर पिन वगैरह और रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, अगर मुझे एक ऐसी फाइल मिल जाए जिसमें कि अप टू डेट जितने जो लोग हैं एक्स वाई जेड, जितने भी मेरे बैंक के यूजर्स हैं, उनका कितना कितना बैलेंस है मुझे वो पता चल जाए और उनका क्या क्या पिन है वो पता चल जाए तो बात बन जाए। पर मैम यही तो हमारा एटीएम चैनल सर्वर स्टोर करता है। मैंने कहा देयर लाइज अ डिफरेंस बिटवीन अ फाइल एंड अ सर्वर, अ फाइल एंड अ सर्वर। सो फाइल क्या होती है, यू अंडरस्टैंड अ फोल्डर, अ फाइल, सो दैट इज अ फाइल, जैसे कि पीडीएफ फाइल है, राइट। सर्वर यानी समझ लो हार्ड डिस्क, ठीक है, और फाइल समझते हो जैसे ये पीडीएफ फाइल है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे को पिन मिल जाए टाइम पे, वो मिल गया टाइम पर। और ये बैलेंस क्यों आया, ये बैलेंस इसीलिए आया ताकि आयुष जैसे कस्टमर बैंक को उल्लू बना के पैसे निकाल के भग ना जाए। से फॉर एग्जांपल बैंक का सर्वर तो बिजी हो जाता है, तो आयुष ने बोला मुझे कितने हजार रुपए चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए। इसके बैंक में बेटा पड़े 2,000 रुपए अकाउंट के अंदर। अब इसने क्या किया, रिक्वेस्ट दी मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, बट वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गई। कैसे, क्योंकि हमारे पास मान लो ये नहीं था, बैलेंसेस नहीं थे, तो क्या हुआ हमारे पास में ऑथेंटिकेशन आ गई और यूजर 10,000 रुपए लेके चलता बना। और बैंक का सर्वर तो बिजी है ना, अब बैंक का सर्वर अगर बिजी होगा तो बैंक में तो कोई अपडेशन अभी तक गई नहीं है, इसे तो पकड़ ही नहीं सकते हम। और उसके बाद ये अपनी बाइक उठा के 9 और 2 11 हो लेगा। तो हमारे को क्या चाहिए, साथ में बैलेंसेस भी चाहिए। तो क्या होता है जब हमारा सर्वर बिजी होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो हमारा मेन सर्वर है, आई विल डिस्कस दैट, वो क्या करता है एटीएम चैनल सर्वर पे एक फाइल को सेंड कर देता है। उस फाइल का नाम होता है पीबीएफ। एफ से क्या है, बी से क्या है, बैलेंस, और पी से क्या है, पॉजिटिव। बैंक के अंदर पैसा पॉजिटिव होना चाहिए, बात समझ आई। तो नाम क्या पड़ा, पीबीएफ, पॉजिटिव बैलेंस फाइल। तो जब सर्वर बिजी होता है तो किसके थ्रू काम चलता है, पीबीएफ के थ्रू काम चलता है। और इसीलिए अगर आप इस ड्यूरेशन में एटीएम से पैसे निकालते हो तो आपने देखा होगा कई बार आपको जो मैसेज है वो लेट आता है, पैसे आपके निकल जाते हैं बट मैसेज आपको लेट आता है। जब आपको मैसेज आता है ना उस टाइम पे वो मेन सर्वर पे जाके अपडेट होता है। तब तक किस में अपडेट हो जाएगा, पीबीएफ के अंदर अपडेट रहेगा। जैसे आपने मान लो रिक्वेस्ट डाली कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, आपके अकाउंट में 2,000 रुपए हैं, बट तो पीवीएफ ने दिखा दिया ना कि आपके पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा। अब मान लो आपके अकाउंट में 12,000 रुपए, आपके अकाउंट में 12,000 रुपए हैं, आपने 10,000 की रिक्वेस्ट डाली, तो पीबीएफ फाइल के अंदर क्या होगा, 12,000 का बैलेंस था, 10,000 माइनस हो गया, 2,000 लेफ्ट है, ये कहां पर रहेगा, पीबीएफ के अंदर रहेगा। द मोमेंट बैंक के सर्वर वापस से सही हो जाएंगे तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। बात समझ आई। तो इस फाइल को क्या कहते हैं, पीबीएफ। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत, मोहित क्लियर हुआ। तो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया इन केस ऑफ एटीएम व्हाट काइंड ऑफ सर्वर्स आर बीइंग अट्रैक्ट, ओनली वन सर्वर इज देयर directly attracting it, which is the ATM channel server. And ATM channel server also have like upon his head what, a PBF, which is a balance file being sent by the main server to the channel server in case the server is busy. Let's jump on the content. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे,
ये हो गया। नेक्स्ट पढ़े पीबीएफ। नेक्स्ट इज पीबीएफ। हो गया क्लियर? अच्छे अच्छे बच्चों को ये पीबीएफ समझ में नहीं आता है। मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है या हो रही है ना? समवन इज वेरी हॉट बिहाइंड। चलो समझ आया पीबीएफ? क्लियर हो गया तेरे को? चलो अब आगे चलते हैं। जो अपना ये डायग्राम था, इस डायग्राम का सारा काम हो गया? हो गया क्या? नहीं हुआ बेटा। ये तीनों चीजें, तीनों एरोस कहां पर जा रहे हैं? ये तीनों के तीनों एरोस जा रहे हैं बेटा डेटा सेंटर के अंदर। कहां जा रहे हैं? डेटा सेंटर के अंदर। नाउ डेटा सेंटर कंप्राइजेस ऑफ टू सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। जब आप ऑप्शन नंबर 2 में बैंक में गए और आपने कहा एक काम करो, तुम मैम के अकाउंट में पैसे डाल दो, मेरे अकाउंट से माइनस कर देना, मैम के अकाउंट में पैसे डाल देना, या फिर मेरे अकाउंट से माइनस करके मुझे पैसे दे दो। इन द ईदर केसेस मैंने ये सारी बातें किसको बोली? बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को बोली। बैंक का रिप्रेजेंटेटिव क्या खोलेगा सबसे पहले बताओ? सीबीएस सॉफ्टवेयर खोलेगा। जैसे ही वो सीबीएस सॉफ्टवेयर खोलेगा, उसके अंदर क्या दिखेगा उसको कि हाँ भाई बंदे को पैसे डेबिट करने हैं। लेट्स सपोज द केस इज कि वो मेरे अकाउंट में भेजना चाहता है, ठीक है? तो वंश के अकाउंट से माइनस होंगे, मेरे अकाउंट में प्लस होंगे। तो जब वो सीबीएस खोलेगा ना ये रिप्रेजेंटेटिव, तो सीबीएस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द डेटा सेंटर, ठीक है? तो क्या होगा? मेरे अकाउंट में प्लस होगा और इसके अकाउंट में माइनस होगा। ये जो काम है, ये जो प्लस माइनस का काम है, ये कोई तो करेगा, ये कोई तो करेगा। तो ये करने वाला बंदा, करने वाला सर्वर कौन है? एप्लीकेशन सर्वर। और उसके बाद में एट लास्ट प्लस माइनस करने के बाद बैलेंसेस कितने रहे, किसके कितने बैलेंसेस है, वो कहां जाके स्टोर हो जाएंगे? डेटाबेस सर्वर के अंदर। इज दैट क्लियर? एप्लीकेशन सर्वर में ध्यान से और सुनिएगा मेरी बात। एप्लीकेशन सर्वर समझो, एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर, यानी कि जब वो सीबीएस का सॉफ्टवेयर खोल रही होगी तो क्या अट्रैक्ट होगा? एप्लीकेशन सर्वर अट्रैक्ट होगा और उसी में वो प्लस माइनस करेगी। अब समझ आया लिंक? ओके, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? डेटा सेंटर। अच्छा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डेटा सेंटर क्या होता है, ठीक है? डेटा सेंटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम ऑप्शन नंबर 1 के रास्ते चलते हैं। हमने कहा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू क्या होगा? तो आपको पता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू क्या आप सीबीएस का सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं? नहीं। बट क्या बैंक को अपने डेटाबेस पे सब कुछ अपडेट करना है? बिल्कुल करना है। तो आप क्या करेंगे? आप इस रास्ते से जाएंगे, वेब सर्वर, आपने वेबसाइट खोली, आपने ट्रांजैक्शन हैपन किया। बट जब ट्रांजैक्शन आप हैपन कर रहे हो तो बैंक का जो वो सॉफ्टवेयर खुल गया, वो जो बैंक की वेबसाइट खुल गई, इट इज नाउ एक्टिंग एज अ सॉफ्टवेयर फॉर यू टू हैव द ट्रांजैक्शन एंड यू एंटर द ट्रांजैक्शन आईडी टू गेट इट हैपन। आप क्या डालते हो? ट्रांजैक्शन आईडी डालते हो। द मोमेंट यू आर डूइंग द ट्रांजैक्शन आईडी एंड देन यू आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट टू माय अकाउंट, व्हिच सर्वर इज अट्रैक्टेड? एप्लीकेशन सर्वर इज अट्रैक्टेड एंड देन द बैलेंसेस आर बीइंग अप टू डेट इन द डेटाबेस सर्वर। कि पैसा यहां से यहां चला गया, इसका भी अपडेट कर दो और इसका भी अपडेट कर दो। बात समझ आई? अच्छा, लास्ट एटीएम वाले पे चलते हैं। एटीएम वाले पे भी ऐसे ही होगा? एटीएम वाले पे भी ऐसे होगा? कोई दिक्कत है बताओ? सो एटीएम वाले के अंदर यहाँ पर हमारे पास अगेन एक ऑप्शन है कि हम पैसे किसके थ्रू निकाल सकते हैं? एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं। जब हम एटीएम के थ्रू निकालेंगे पैसे तो यहाँ पर हमारे पास अट्रैक्ट होता है सीधा सीधा डायरेक्टली डेटा सेंटर।
एटीएम चलने के अंदर हमारी बेसिकली स्टोरेज रहती है अबाउट द पिन्स एंड ऑल। जैसे ही हमने उसको ऑथेंटिकेट किया, सीधा कहाँ जाएगा? अब ये बैंक के प्लेटफॉर्म पे चला गया, क्योंकि एटीएम जो होता है वो बैंक से अटैच होता है। सो जैसे ही मैंने कोई एटीएम से ट्रांजैक्शन करी, तो बैंक का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होगा? अप टू डेट करके कहाँ चला जाएगा? डेटाबेस के अंदर। क्या इतनी बात आपको समझ आती है कि बैंक और एटीएम आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड होते हैं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? ओके, सो एट लास्ट ये जो 3 एरो है, ये 3 एरो एप्लीकेशन सर्वर पे जाकर ही डेटाबेस में जाएंगे, इसीलिए 3 एरो किसके अंदर आ रहे हैं? एप्लीकेशन सर्वर की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब डेटाबेस पे जाने के लिए एप्लीकेशन सर्वर से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा एक बात तो बताओ, जब यहाँ पर डेटाबेस सर्वर है तो यानी सब सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस के अंदर। तो अगर जैसे मान लो तुम्हारा घर है, तो तुम्हारी जो संपत्ति है मेजरली वो कहाँ पर है? उस घर के अंदर है। तो क्या तुम उस घर के लिए एक चौकीदार अपॉइंट करते हो? अगर कहीं जाते हो, कुछ करते हो तो करते हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी हमें डेटाबेस के अंदर चौकीदार अपॉइंट करना चाहिए? करना चाहिए। तो बताओ, अगर मैं डेटाबेस सर्वर की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार अपॉइंट करूं, तो उस चौकीदार का नाम क्या होता है? अरे नहीं भाई, वो तो कंट्रोल है। उसका नाम होता है बेटा, उसका नाम होता है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो क्या करता है? चौकीदार की तरह काम करता है कि कोई अनशन चीजें यहां पर ना हो रही हो। अब अलग हर बैंक का अपना डेटाबेस होगा, कोटक वालों का अपना अलग होगा, SBI वालों का अपना अलग होगा, जिसका जो लाइक बैंक है उसका उसका अपना डेटाबेस होगा। तो कितने सर्वर अपन ने पढ़े? पहले अपन ने पढ़े इन रिस्पेक्ट टू द ऑप्शन नंबर 1, कौन कौन सा? वेब सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में कोई सर्वर मेजरली नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ATM चैनल सर्वर। उसके बाद में हमारा जो डेटा सेंटर के अंदर आते हैं वो कितने सर्वर है? 2, एप्लीकेशन सर्वर एंड। तो कितने सर्वर पढ़े अपन ने? अब टोटल कितने हैं बेटा? 8। हाउ मेनी टोटल? 8। कितने पढ़ लिए अपन ने? 6 पढ़ लिए। क्या इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आया सारे के सारे सर्वर? एक डायग्राम बंद कर दूं? कोई दिक्कत नहीं है अब तो। चलो, तो अब हमारा ये डायग्राम देखो, ये फ्लो चार्ट देखो। इस फ्लो चार्ट के अंदर मैंने क्या किया? जो मैंने आपको पैटर्न से पढ़ाया है ना, उसी पैटर्न मैंने इसका बाइफर्केशन कर दिया। 8 सर्वर्स को 3 ग्रुप्स में बांट दिया। पहला ग्रुप कौन सा है? डेटाबेस एंड एप्लीकेशन मिलकर क्या बना देता है? डेटा सेंटर बना देता है। ये 4 अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ लिए। अब कौन से बचते हैं? ये 2 सर्वर बचते हैं। कोई दिक्कत? प्रॉक्सी एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। दीज आर योर होमवर्क। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ट्राई करना खुद से। नाउ जो ये मेरे 8 सर्वर थे, यही 8 सर्वर तो बेसिकली मेरे कंपोनेंट्स जिसके थ्रू मैं CBS में काम कर रही हूँ, राइट? इसीलिए ही इस टॉपिक से हमें उठ के कहाँ जाना पड़ेगा? टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट में जाना पड़ेगा। बट बिफोर दैट एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर को रीडिंग मार लेते हैं, राइट? चलिए, सो रीडिंग कर लेते हैं फटाफट। मेरे सामने रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। डन? DBA मिल गया? ये क्वेश्चन MCQ को मार्क कर लीजिए। एक बार ही आ चुका है, रिपीट हो सकता है। एक बार ही आ चुका है, रिपीट हो सकता है। चलिए,
सर्वर जब भी आएंगे ना एग्जाम में, कभी भी ऐसे नहीं आएंगे कि आपको फुल फ्लैश बड़ा क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर का, ऐसे नहीं आएगा। ये किस में आएगा, एमसीक्यू में आ सकता है, या आपसे वो 2 सर्वर पूछ लेगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग डेटाबेस सर्वर एप्लीकेशन सर्वर 2 मार्क्स, ऐसे आएगा। ये नहीं, ऐसा कभी नहीं आएगा कि फुल फ्लैश 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा। ओके, पिछले अटेम्प्ट में, मई वाले अटेम्प्ट में एटीएम चैनल सर्वर आ चुका है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का मतलब समझते हो कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स से मिलकर क्या बनता है सीबीएस, बट कैसे इंग्रेडिएंट्स, जो टेक्नोलॉजी वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वाला टॉपिक मई 21 में अमेंड हुआ, उसके बाद वापस से मई 22 में अमेंड हुआ, एंड इवन 21 और 22 के बीच में भी एक माइनर अमेंडमेंट जरूर आया इस टॉपिक के अंदर। तो ये टॉपिक जो है बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, एंड इससे भी पिछले वाले टाइम में क्वेश्चन आया और रिपीट भी हो सकता है। मैंने जब भी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पढ़ाया, हमेशा ये बोला कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही 2 चीजें आएंगी, टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स, ठीक है। अब उसने क्या बोला, की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस। आप लोग को छोटा दिख रहा है ना, एक सेकेंड, ओके। सो की टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं की एस्पेक्ट्स इनबिल्ट इनटू द आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस, क्या आंसर आएगा, CIRC। अगर मैं आपसे बोलूं की कंपोनेंट्स इन द ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सीबीएस, तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं, उससे आपको ये आंसर बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता है डेटा सेंटर के 2 पार्ट्स थे, एक था डेटाबेस सर्वर और एक क्या था, तो सर्वर वर्ड हटा के क्या बोल दिया बेटा, एनवायरमेंट। डेटाबेस सर्वर या इज इक्वल टू डेटाबेस एनवायरमेंट, और एप्लीकेशन सर्वर इज इक्वल टू एप्लीकेशन एनवायरमेंट। कितना जल्दी आसान तरीके से हो गया, नहीं हो गया। अब अगर आप सर्वर नहीं समझ पाते तो अब ये भी नहीं समझ पाते। अब वो ये कह रहा है कि मेरे को एक और कंपोनेंट चाहिए, यही चीज ना अमेंडमेंट में ऐड हुई थी। पहले एक साइबर सिक्योरिटी जो था, जो कंपोनेंट था, वो आपके सिलेबस में नहीं था। फिर मई 23 में अमेंडमेंट आया और साइबर सिक्योरिटी को इसका एक पार्ट बनाएगा। कहा गया कि भाई डेटाबेस एनवायरनमेंट चाहिए और हमें एप्लीकेशन एनवायरनमेंट चाहिए, और भाई हमारे को इसकी सिक्योरिटी के लिए एक और एनवायरनमेंट चाहिए, व्हिच इज अ साइबर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। तो 3 कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, डेटाबेस एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट और साइबर सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा साइबर सिक्योरिटी। फर्दर ये क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली आपसे पूछा जा सकता है कि साइबर सिक्योरिटी को के बारे में बताइए विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ सीबीएस। दिस कैन बी आस्क्ड सेपरेटली। क्या इतनी बात आपको समझ आई? तो ये ऊपर के दोनों मैं छोड़ रही हूँ, सीधा चल रही हूँ साइबर सिक्योरिटी पे। दिख रहा है ना, एडिट इन मई 2022। और मैं आपको जो अभी कराने के लिए जा रही हूँ वो अगेन काफी टेक्निकल है, आसान भाषा में कराऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। बट आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए या तो बस स्टिकी नोट या फिर जबकि कॉपी है उसको निकालेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। सो की कंपोनेंट्स, वो भी कौन से वाले, टेक्नोलॉजी वाले। कॉपी निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहे, ताकि साफ साफ आप काम कर सके। कितने हैं, डेटाबेस एनवायरनमेंट, उसके बाद एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी। अब बेटा साइबर सिक्योरिटी के बच्चे होने वाले हैं, और वो भी कितने, एक नहीं चार। कितने, 4, 1 2 3 4। सो साइबर सिक्योरिटी में हमने क्या बोला, 4 चीजों को सिक्योर करो। कितनी चीजों को सिक्योर करो, 4 चीजों को। हमने कहा बताओ कौन कौन सी, हमने कहा भैया सबसे पहले तो नेटवर्क को सिक्योर करो। सबसे पहले क्या करो, नेटवर्क को सिक्योर करो। अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर रीजन भी बताऊंगी। सबसे पहले क्या करना है, नेटवर्क को सिक्योर करना है। फिर क्या करना है, और किसको सिक्योर करो बताओ, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो आप ऐप दे रहे हो यूजर को, उसको भी क्या करो, सिक्योर करो। ठीक है भाई, वापस जाते हैं, ऐप की सिक्योरिटी।
मैम ऐप तो वहां पर भी था एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में, मैम ऐप तो यहाँ पर भी है। अरे मैं इसकी सिक्योरिटी के लिए बात कर रही हूँ, बात समझ आती है? ओके। और क्या सिक्योरिटी? डेटा सेंटर, इसकी भी सिक्योरिटी। डेटा सेंटर तो था ही दोनों से मिला हुआ, डेटाबेस एनवायरनमेंट और एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। बट एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब है जस्ट टोटली विद रिस्पेक्ट टू द ऐप। एंड डेटा सेंटर का मतलब क्या है? द डेटा विच इज बीइंग इन्वॉल्व्ड देयर इन द एप्लीकेशन सर्वर एज वेल एज द डेटाबेस सर्वर। दोनों का हमें क्या रखना पड़ेगा? डेटा के रिलेशन में बात कर रहा है खाली ये, तो डेटा सेंटर के रिलेशन में बोल रहा है कि इसको भी क्या करना है? हमें सिक्योर करना है। और लास्ट, जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना ऑनलाइन, उसको भी क्या करना है? सिक्योरिटी देनी है। तो यहां पर मैं लिख रही हूं डेटा सेंटर, और यहां पे क्या कह रही हूं मैं? जो मेरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है उसको भी सिक्योरिटी देनी है। टेक्निकल लग रहा है, अब आसान करते हैं। देखो समझना मेरी बात। आप मुझे बताओ ये क्यों लाया गया? ये लाया गया टू प्रोटेक्ट दिस एंड दिस, दिस एंड दिस इज इक्वल टू द डेटा सेंटर। तो यहां पर आ गया सबसे पहले सिक्योरिटी किसकी? डेटा सेंटर की। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हमने कहा ये यूजर है, ये क्या है? यूजर है। जो ये यूजर है ये क्या करेगा? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा। हाय, इसका जो ओटीपी है वो दो दो मोबाइल नंबर पे ना आ जाए, क्या ये सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। दैट इज अ साइबर सिक्योरिटी। ये हो गया यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो ऐप है यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो एक तरफ अगर यूजर यूज कर रहा है तो दूसरी तरफ बैंक्स भी तो यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सीबीएस सॉफ्टवेयर। बोलो हाँ कि ना? तो मेरा जो ये सॉफ्टवेयर है जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, इसको भी मुझे सिक्योर करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल आरबीसी लगा के, तो ये जो पार्ट है किसका पार्ट बना? ऐप की सिक्योरिटी, यानी कि सीबीएस के सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी। मुझे बताओ अगर मेरे पास में वंश जो है बैंक का मैनेजर है, तो आरबीएससी के अकॉर्डिंग मैनेजर के जो कंट्रोल्स है, मैनेजर की जो एक्सेसिबिलिटी है, वो किसके पास होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वंश के पास। इज दैट क्लियर? तो ये किस में लिखा है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर लिखा है। और लास्ट इज नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब कोई ट्रांजैक्शन हैपन होती है ना बैंक के अंदर, सो वो भी तो नेटवर्क यूज करते हैं। जैसे कि आप इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट यूज करने के दो तरीके हैं। एक तो आप जो है वाईफाई लगा के यूज कर लेते हैं विदाउट एनी केबल और समथिंग। दूसरा आप लाइन की तार लगाते हैं और इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? और तीसरा क्या होता है? आप जो अब डेटा चलाते हैं ना, अपने पैक वगैरह चलाते हैं, जो कि आपको हाँ मोबाइल जो ऑपरेटर है, एयरटेल वाला है या वोडाफोन वाला है, वो आपको देता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ही क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, राइट? अगर मैं आपके मोबाइल पर ये तीनों चीज ना दूं, आप मुझे बताओगे आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? शायद आप इससे कम्युनिकेट करोगे, ब्लूटूथ से करोगे नहीं करोगे? तो ये क्या है? आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बैठ रहे हैं ना। सिमिलरली जब बैंक जो है, अब बैंक में मैनेजर जो है वो पीओ से बात कैसे करेगा? या वन बैंक का मैनेजर या वन बैंक का जो एम्प्लॉय है, अगर उसको दूसरे बैंक में चेक भेजना है फॉर द क्लियरेंस, वो बात कैसे करेगा? सॉफ्टवेयर तो लगा दिया, बस सॉफ्टवेयर को कनेक्टिविटी भी तो देनी पड़ेगी। सो उस कनेक्टिविटी को क्या बोला? नेटवर्क। तो जो कनेक्टिविटी जा रही है ना, एग्जाम्पल सोचो, ये बैंक के दो सिस्टम्स है, ये बैंक ए का सिस्टम, ये बैंक बी का सिस्टम, दोनों के सिस्टम्स को मैंने क्या किया? कनेक्ट किया। ठीक है, अब दोनों के सिस्टम को मैंने कनेक्ट किया तो मुझे देखना पड़ेगा जो ये केबल है ना, क्या ये सिक्योर्ड केबल है या नहीं। वो केबल वाली केबल भी हो सकता है नेटवर्क, और केबल लेस भी हो सकता है, डजंट मैटर, इट्स जस्ट लाइक वाईफाई एंड लैन, बट द कनेक्शन हैज टू बी सिक्योर्ड। इज दैट क्लियर? सो यहां पर हमने बात करी बैंक के नेटवर्क की। इज दैट क्लियर? अब पढ़े वन बाय वन करके। चलो सबसे पहले जो आपको आसान लगता है वो वाला पढ़ेंगे नीचे से ऊपर। चलिए, सो ऑनलाइन बनाया नहीं क्या अभी तक? बनाओ फटाफट, बस यही था। मुझे लगा बनाना मांग रहा है, आज मैं बनाना लेके आई थी। मैंने कहा ये इसको कैसे पता कि मैं बनाना लेके आई हूँ? आज मैं ब्रेकफास्ट लेके नहीं आई हूँ और तुम समोसे की बात कर रहे हो।
और फिर वो भी मुझे काटने की बात कर रहे हो। अब मेरी सारी भूखी मर गई। क्या हुआ आयुष? हमसे भी डिस्कस कर लो, हमें भी पता चल जाए कि क्या बातें हो रही हैं। हो गया? नहीं? तुमको विजडम टूथ में दर्द हो रहा है क्या? नहीं? हाँ, तबीयत खराब हो गई। मेरी भी तबीयत खराब है यार। रात भर मैं सोई नहीं हूँ, 2 घंटा मुश्किल से। वो गर्मी होती है ना, गर्मी गर्मी लगी है मुझे। हर 2 घंटे वॉशरूम जा रही हूँ। सो अभी 2-3 दवाइयाँ लेके आई हूँ बस, क्लास करने के बाद। हंस क्यों रहे हो? वॉशरूम में जाओगे जो सब जाते हैं। डन, चलो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो क्या करना है हमें? वी हैव टू मॉनिटर फॉर द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, कि कोई फ्रॉड ना हो जाए। सो इफेक्टिव मॉनिटरिंग शुड बी डन एज अ पार्ट ऑफ मैनेजिंग द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस ऑल द डिलीवरी चैनल्स। यानी कि जहां जहां कस्टमर, जहां जहां यूजर क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, वहां वहां क्या देना चाहिए हमारे को? सिक्योरिटी देनी चाहिए। और इसी सिक्योरिटी को देने के लिए हम क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। Proper alert system should be enabled to identify if there are any changes in the log settings and audit logs pertaining to the user actions are captured। यानी कि जैसे आपने मूवीज में देखा हो ना, जरा सी भी कोई आपको सूंघ भी आई ना कि यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है, तो तुरंत एक एक्टिवेशन चैनल हो जाना चाहिए, जिससे कि तुरंत एक अलर्ट हो जाए कि हाँ आप जो है गलत काम कर रहे हैं। जैसे कि जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं आपको बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं उस टाइम पर, तो वो एक अलर्ट सिस्टम ही होता है। इवन आप जब वेबसाइट पर जाते हैं या इवन आप कोई भी ऐप पर जाते हैं, तो वहां पे ना अगर लगता है कि फ्रॉड हो सकता है आपके साथ में, तो आपको पॉपअप आता है कि आप अगेन आगे जाना चाहते हैं, इट कैन कंटेन वायरस। आप क्या आगे जाना चाहते हैं? इट कैन बी फ्रॉडलेट। क्या आप आगे जाना चाहते हैं? इट कैन बी डेंजरस। होता है कि नहीं होता है? तो वो क्या है? प्रॉपर अलर्ट सिस्टम। अब जो जिस सिस्टम की वो ये बात कर रहा है, ये सिस्टम के अकॉर्डिंग यूजर को भी क्या होता है? पॉपअप चला जाता है और बैंक के पास ही पॉपअप चला जाता है। क्यों? हो सकता है कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऑलरेडी जो हो रही हो वो मनी लॉन्ड्रिंग की हो, पैसे को ब्लैक से व्हाइट बनाया जा रहा हो। इवन उस केस में हम चाहते हैं कि बैंक के पास भी एक पॉपअप आ जाएगी, पैसा यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब मान लो हम सब विजय माल्या के पीछे हैं, अब विजय माल्या के बैंक से कोई ट्रांजैक्शन आए, तो क्या बैंक वालों के पास पॉपअप नहीं आना चाहिए? बस वही बात है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज डेटा सेंटर एंड DRC, डिजास्टर रिकवरी सेंटर। देखो ये रही मेरी पोटली, इसके अंदर है बेटा 100 करोड़ रुपए, और ये पैसे अगर क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो मैं इसको कैसे करूं रिकवर? सिमिलरली मैं पैसे को सब्स्टिट्यूट करके लिख देती हूँ वर्ड डेटा। मेरा डेटा कहाँ रहता है? पूरा का पूरा डेटा सेंटर में, विच कंप्राइजेस ऑफ एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। सो यहाँ पे सारा डेटा रहता है। अब वो कह रहा है मान लो चौकीदार ढंग से चौकीदारी नहीं कर पाया, तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक रिकवरी का ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिकवरी का ऑप्शन होना चाहिए। सो इन द केस ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर यू अंडरस्टैंड, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे पास क्या होना चाहिए? रिकवरी सेंटर होना चाहिए। सो अब वो बात कर रहा है साइबर सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी किसके प्रकार को देना चाहता है? जो डेटा इस डेटाबेस के ऊपर सेव है। साइबर वर्ड क्यों आया? क्योंकि डेटा क्लाउड पे सेव्ड है। साइबर, ऑनलाइन, क्लाउड।
सिक्योरिटी, यानी कि हमारे को उस डेटा को क्या करना है, सिक्योर करना है। तो उसने बोला अरेंजमेंट्स फॉर alternative connectivity of the banks with the data center should be established whenever there is a disruption in the primary connectivity। यानी कि अगर मान लो मेरा प्राइमरी लेवल पे मेरा डेटा सेंटर काम नहीं करता है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, उसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर मेरा प्राइमरी सिस्टम क्रैश कर जाता है तो मेरे पास रिकवरी सेंटर होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। We have a concept called BCP, which is Business Continuity Plan। ठीक है, जैसे आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। सिमिलरली हम ये भी तो कह रहे हैं कि कोई इमरजेंसी, कोई डिजास्टर में कम, कोई डिजास्टर में गो, बट द बिजनेस शुड गो फॉरएवर। ठीक है, तो मान लो एग्जाम्पल, मान लो जब मैं टीच कर रही थी फेस टू फेस ओनली प्री कोविड, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एक डिजास्टर आया, क्या था, कोविड। इस डिजास्टर ने क्या किया, सबको हिला के रख दिया, एंड सो एज माई बिजनेस इवन। तो मुझे बताओ, मैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मुझे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, करना है। सो देयर हैज टू बी अ BCP, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। अब इस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए जो मेरा प्लान था, वो प्लान को मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, और मैं पहुंच गई ऑनलाइन टीचिंग के अंदर वाया जूम। तो क्या बोला मैंने, ठीक है फेस टू फेस बंद करना है, बंद कर दो। लोग बाग आ रहे थे, अगर आपने क्लासरूम खोला भी है तो बोलते थे बंद करो बंद करो। ठीक है, आपको बंद करवाना, बंद करो, तो मेरा बच्चा किससे पढ़ लेगा, जूम पे पढ़ लेगा। तो मैंने क्या प्रिंसिपल ऑप्ट किया, डिजास्टर में कम, कोविड में कम, इमरजेंसी में कम, इमरजेंसी में गो, बट आई विल ऑलवेज हैव अ प्लान टू कंटिन्यू माई बिजनेस। सो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि आपका जो बिजनेस का मेन जो प्राइमरी फोकस है ना, जो प्राइमरी एलिमेंट है, जो एजेंडा है, वो आपका हैम्पर नहीं हो रहा। तरीका चेंज हो सकता है, बट मेन जो बिजनेस है वो हैम्पर नहीं हो रहा। यहाँ भी मैं टीच ही कर रही थी और यहाँ पर भी मैं टीच ही कर रही हूँ, जिस तरीका मेरा बदला है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि हमने ना यहाँ पर ना काफी सेटअप लगाया, मान लो मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी, ये फैक्ट्री से मेरा मतलब काम वाम चल रहा है, खूब सारा काम वाम चल रहा है। ठीक है, अब जो ये काम वाम चल रहा है, लेट्स सपोज अर्थक्वेक आ जाता है, ये सारी बिल्डिंग्स सब खत्म, सब धंस गई अंदर। तो अब बताओ, जो मेरा काम चल रहा था वो क्या हो गया, ठप पड़ गया, खत्म। बट मैंने क्या कर रखा था, जो ये बिजनेस मैं यहाँ चला रही थी ना, उसका सारा का सारा एक स्मॉल सेटअप कर रखा था मैंने, और उस स्मॉल सेटअप के अंदर मैंने इन सिस्टम्स का बेसिकली मैं बैकअप लेके यहाँ डालती रहती थी और इन सिस्टम्स को भी अपडेट करती रहती थी। जस्ट लाइक कि हम नॉर्मल सिस्टम पे काम करते हैं और हार्ड डिस्क के अंदर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर बैकअप लेके रखते रहते हैं, काम आने पर, टाइम आने पर काम ले लेते हैं, बस ऐसे ही मैं करती रही। अब मुझे बताओ, ये तो ढल गया अर्थक्वेक के अंदर, ये क्या है, बचा हुआ है। तो क्या करूंगी मैं, इसके हेल्प से अपने बिजनेस को कंटिन्यू करूंगी। बड़े बड़े जितने केमिकल इंडस्ट्री के लोग हैं, सबके सब बैकअप रखते हैं, बिकॉज दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ BCP। नाउ सेम गोज विद द डेटा सेंटर। मेरा डेटा सारा का सारा कहां पर है, डेटा सेंटर के अंदर। अब कुछ भी हो गया, मान लो जैसे कोविड आया जिसने इंसानों को इंपैक्ट किया, ऐसे कोई वायरस आ गया जिसने मेरे डेटा को इंपैक्ट कर दिया, कोई वायरस आ गया जिसने मेरे डेटा को इंपैक्ट कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगी, आई शुड ऑलवेज हैव एन ऑल्टरनेटिव इन माय हैंड सो दैट मेरा बैंक जो है वो सफर ना करे। इज दैट क्लियर? आपको पता है BCP के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे, BCP के बारे में आप पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 1 ऑफ EIS। क्यों? चैप्टर नंबर 1 सबसे डील करता है और बिजनेस कोई सा भी हो, इसीलिए वहां पे बोल देते हैं बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। और हमेशा ऐसे बोला करो, इमरजेंसी में कम, इमरजेंसी में गो, बट बिजनेस विल गो ऑन फॉरएवर। क्लियर हुआ? चलो, आज की क्लास काफी टेक्निकल है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आपको चीजें करके आगे लेके चलो। ओके,
नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी, यानी कि जो बैंक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसकी सिक्योरिटी। तो देखो क्या बोल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक स्पेसिफिक ईमेल डोमेन्स, यानी कि बैंकों में जो सॉफ्टवेयर है ना वो पर्टिकुलरली बैंक के ईमेल आईडी से ही खोले जाएं, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर यानी कि टू स्टेजेस ऑथेंटिकेशन। एक तो हो गया आपका जो सिस्टम अलॉट किया गया था उसमें आईडी पासवर्ड डला हुआ था, आपने उसको डाला, उसको डालने के लिए आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आईडी पासवर्ड था वो डाल दिया। उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में वंश काम कर रहा है, आयुष काम कर रहा है, उसके लिए क्या जाए वहां पर, एम्प्लॉय आईडी जाए और एम्प्लॉय का पासवर्ड जाए और फिर वो खोले। तो दिस इज अ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि स्टेजेस बता रहा है वो आपको कि कम से कम दो तो होने ही चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। अब आपने एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड तो इशू कर दिया, बट इसको भी तो आप मैनेज करोगे, ठीक है भाई। इफेक्टिव ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं दिया तो क्या राइज हो जाएगा, पीपल रिस्क राइज हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, ईओडी बीओडी में रिपोर्टिंग आता है। इफेक्टिव ड्यू डिलिजेंस एंड ओवरसाइट, व्हाट डू यू मीन बाय डीडी, व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? What is due diligence? Yes, we can say that it is a kind of समझदारी। तो we have to say that कि जितने भी एम्प्लॉयज हमारे काम कर रहे हैं देयर हैज टू बी द पर्सन जो ऊपर बैठ के सब कुछ देख रहा हो, सब चीजें देख रहा हो कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, ऊपर बैठ के नीचे वाले लोगों को देखना। इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, आपने देखा होगा बैंक्स की जो नौकरी होती है ना, जो एम्प्लॉयज होते हैं मेजरली इनकी नौकरी ट्रांसफरेबल होती है, 3 साल बाद इनका ट्रांसफर हो जाता है, बहुत सारी बार आपने देखा होगा। रिक्वेस्ट करके शायद वो एक बारी और अपन ट्रांसफर जो है वो करा ले कि नहीं मेरे को ट्रांसफर नहीं होना, बच्चों की पढ़ाई है या कुछ भी है, ठीक है चलो 6 साल तक, मैक्सिमम 6 साल तक वो एक प्लेस पे रह लेगा, उसके बाद क्या फिर दूसरी जगह। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये कहते हैं कि जैसे अब आप लोग शुरू से यहीं पर ही आ रहे हो तो आपको ना आसपास के लोगों का, आपकी ना फ्रेंडशिप हो गई, आपके बॉन्ड हो गया होगा। तो क्या होता है जब ये बॉन्ड्स बन जाते हैं ना बिटवीन द क्लाइंट एंड द पीपल ऑफ द बैंक, तो बॉन्ड बड़े बेकार हो जाते हैं। एग्जाम्पल, नाउ इफ आई एम गोइंग टू द बैंक एंड आस्किंग कि मेरे को लोन दे दो 10 लाख रुपए का, वो बैंक वाला मेरे को 10 साल से जानता है, अब वो कहेगा अरे मैम आपने हमारे बच्चे को सीए बनाया, अरे 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 मतलब अरे, वो हो सकता है कि मेरे ऊपर वो जो रेशियो एनालिसिस वाला काम था, मेरी नेटवर्थ का एनालिसिस वाला काम था, जो भी प्रिकॉशंस लेने थे लोन लेने से पहले, शायद वो मेरे ऊपर नहीं ले रहा क्योंकि जान पहचान है बस, और फिर क्या होगा, बात समझ आई। इसीलिए बैंक में क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है मैनेजमेंट। और आपको पता है पीपल रिस्क के अंदर अगर मैनेजमेंट चेंज होता रहता है तो भी रिस्क आता है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर मैनुअल्स रखते हैं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आपको सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। मैंने जब पिछले टाइम में बच्चों को पढ़ाया तो मैंने उनसे कहा था कि एक क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है और ये आ चुका है। तो अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो साइबर सिक्योरिटी के लिए ही आएगा, स्पेसिफिकली नहीं आएगा, तो उस केस में 3 से 4 पॉइंट आपके बहुत ज्यादा ही रहेंगे। 2 पॉइंट तो आपके ट्रेनर के हो गए, ये वाले 2 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिख सकते हो, पासवर्ड मैनेजमेंट लिख सकते हो, काम खत्म हो जाएगा आपका। चलो अब आगे चलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द नेटवर्क, नेटवर्क की बात करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, मल्टी लेयर्ड बाउंड्री डिफेंस। मल्टी समझते हो, मोर देन वन, लेयर्ड समझते हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बाउंड्री समझते हो, डिफेंस, डिफेंस की स्पेलिंग गलत सीख कर, डिफेंस यानी कि जैसे एग्जाम्पल मान लो मेरे पास बॉल ना आ जाए, मैंने क्या किया, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट लगाई, ये क्या है, मल्टी लेयर्ड बाउंड्री डिफेंस। मैंने ईंट पे ईंट लगाई कि मेरे को कोई बॉल ना मार दे, ये क्या है, मल्टी लेयर्ड बाउंड्री डिफेंस। इसको मैं ये भी बोल सकती हूं इन शॉर्ट, सॉरी, फायरवॉल पढ़ाया था मैंने, ये भी तो वही था, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। तो हमारे सिस्टम में फायरवॉल ऑन होनी चाहिए कि ऑफ होनी चाहिए मोहित? ऑफ होनी चाहिए, तभी तो हम क्लासेस देख पाएंगे पेन ड्राइव वाली, तभी तो हम अपने सिस्टम में आओ आओ करके वायरस को बुला पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंट लैन सेगमेंट्स। डिफरेंट लैन क्या हुआ, हाय ये तो गलती हो गई,
हाँ तो गलती हो गई। पता है कुछ बात थी। हाँ मैंने स्टूडेंट को पता नहीं क्या किया था। हाँ कोई क्लासेस दी थी, क्या किया था। अब वो बच्चा कहता मैम मेरे को ना ये चीज़ हाँ मेरे को ना ये चीज़ नहीं मिली। हाँ बच्चा कहता मैम मेरे को ऑथेंटिकेशन की मेल नहीं आई। हम जब क्लासेस देते हैं तो उसको एक्टिवेट करने की भी देते हैं ना, तो बच्चा कहता वो मेल नहीं आई मेरे पास। मैं कहा अच्छा। तो मैंने कहा जब मेल नहीं आई तो तूने ऑथेंटिकेट कैसे कर लिया। कहते मैम मैंने नहीं करा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है नहीं करा। कहते मैम पैसे वापस कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई कर देते पैसे वापस, तू प्रूफ कर दे। तो कहती है मैम जब मेल आई नहीं मेरी तरफ से। मैंने कहा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से मेल सेंड करी है तो वहां से रिसीवर ने भी रिसीव करी होगी, ऑब्वियस सी बात है। मेरे सेंट मेल में पड़ी है, उसके रिसीव में नहीं पड़ी, या तो उसने डिलीट कर दी है, कोई बात नहीं। हाँ बंदी थी। उसके बाद मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेटा पक्का नहीं आया था। हाँ कहता आपके मेरे को मैनेजर ने भी नहीं बताया ऐसा ऐसा कुछ है। क्या बोलते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर किसी बंदे ने पैसे दिए हैं और उसको की नहीं आई है तो बंदा आवाज नहीं उठाएगा कि मेरे को की नहीं आई। मैं कहा आज तुम मेरे को कम्युनिकेट कर रहे हो कि मेरे को की नहीं आई, आपके मैनेजमेंट की नहीं दी। ये कम्युनिकेशन तो आपको तभी करना चाहिए था जब आपने मेरे से खरीदा था। दैट वाज आई गेस इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च। तो मैंने कहा आज आप इतने टाइम के बाद जून के महीने में कैसे मुझे याद कर रहे हो। तभी याद कर लेते कि मैम इतने टाइम हो गया, पैसे दिए हैं, खर्च करे हैं, तो मुझे की दे दो। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने उसको सारे स्क्रीनशॉट भेज दिए। मैंने कहा इतनी क्लासेस थी आपने इतनी देखी हैं, ये रहा रिकॉर्ड मेरी तरफ से, ये आप देख लीजिए। उसके बाद जब मैंने सब कुछ उसे भेज दिया, उसके बाद मैंने उसे चीज़ें बोली। मैंने कहा देख मैं बहुत कुछ कर सकती थी तेरे साथ, किस लिए। एक तो तूने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करी, दूसरा तूने मेरे को नहीं नहीं दैट वाज अ फोनी कॉन्वर्सेशन। दूसरा तूने मेरे मैनेजर से ढंग से बात नहीं करी। तीसरा तेरी गलती किसकी, तेरी। और चौथा तू अपना आपको छाड़ी बन रही है। तो मेरा ये तेरे पे आशीर्वाद है कि मैं तेरे पे कोई एक्शन नहीं ले रही, वरना एक्शन तो मैं ले सकती हूँ। और जितने पेशेंट से मैंने तेरे लिए काम किया है, मैंने तेरे केस के ऊपर तेरे को सारी केस की डिटेल्स देने में मेरे 15 से 20 मिनट लग गए। डू यू नो द कॉस्ट ऑफ माई 20 मिनट्स। नो ना, यू डोंट नो माई कॉस्ट। तो जो कॉस्ट लगी ना मेरी 20 मिनट की, वो जो तूने मेरे को पैसा दिया ना उससे भी ज़्यादा है। तो उससे बेटर होगा कि सबसे पहले चीज़ें चेक करें। फिर उसके बाद जिसके थ्रू उसने पेन ड्राइव ली थी उसका मेरे पास फ़ोन आया, उससे बात बात हुई। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैम एक्चुअली बात ये है कि उसने जो है लिया था, उसने स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखे थे, फिर उसने मई के एग्ज़ाम के में दोनों ग्रुप की जगह एक ग्रुप को टारगेट किया। तो जो आपकी क्लासेस थी उसने 2 या 3 क्लासेस देखी एंड शी ट्राइड कि चलो मुझे जो है एक्सेस नवंबर के लिए भी मिल जाए। तो शी वांटेड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दिस वाज द होल सिनेरियो। तो उसके बाद रात को फिर दोनों का कॉल आता है, वो बस बच्ची सॉरी वरी बोलती है मेरे को। और फिर उसके बाद में मैंने उसको बोला तुझे क्या चाहिए, तुझे फ्री में यहाँ से यहाँ चाहिए था ना। मुंह से सीधा बोलती मैम मुझे बिना पैसे खर्च करे ये चाहिए। साफ साफ बोलती, षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत थी। और वो भी किसके सामने रच रही है, मतलब फैकल्टी भी आईटी की है और षड्यंत्र भी यही रच रही है। कोई और फैकल्टी शायद हो जिसको इतना इंटरेस्ट ना हो इस फील्ड में या उसको जानकारी ना हो, तो उससे तो बात भी कर तो समझ में आता है। फिर उसके बाद उसने बोला कि मैम मेरा, हाँ मैम सॉरी और ये। और उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे सॉरी नहीं चाहिए, वो जो मेल तेरे पास थी ना, तेरे पास रिसीव हुई है ना जिससे तूने एक्टिवेट किया है, वो मेल मेरे को स्क्रीनशॉट खींच के भेज दो और लिख दे कि मैम मेल रिसीव्ड। उसने वो चीज़ उसने करी, बस मुझे सॉरी नहीं चाहिए थी। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैं उसकी की जो है रिवाइव कर पाऊँ, बट द की वॉज फ्रीज्ड बिकॉज इट गॉट एक्सपायर्ड। There was 6 month validity only, so it got expired. Hence, I could not extend the validity. But फिर मैंने सोचा कि मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आगे इसको प्रोसेस करते हैं, कोई और चीज़ देखते हैं। जब कोई इंसान ऐसा शाणा बनना चाहता है ना, और वो अपने पास जो चीज़ें होती हैं, डेटा होता है ना,
उसको आधी चीजों को देखकर ही बोल देता है ना बस कि हमने तो ये कर रखा है, हमने तो ऐसा कर रखा है, हम तो ऐसा कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आधी नॉलेज जो है ना बहुत डेंजरस होती जा रही है। उसके बेसिस पर लोग ना आगे तक बोलने बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें, हाँ बहुत ज्यादा चीजें जो है वो ग्राउंड्स पे रख रहे हैं, बट आधी चीजें हैं, वो पूरी चीजें नहीं है। और ये आईटी भी आप जो पढ़ रहे हैं ये भी आधा ही है, ये पूरा थोड़ी ना है। घुस के देखो आईटी फील्ड में, तो बहुत बड़ा फील्ड है। तो जितनी चीजें आप कर रहे हो, आप ये मान के चलो कि वो बिल्कुल एक एक जस्ट एक कितना सिंगल सा पॉइंट है पूरी आईटी के फील्ड में। और आप जो मुझे बता रहे हो ना, वो आप वो देख रहे हो या वो समझ रहे हो, वो आपकी समझ है, वो समझ नहीं है जो समझ होनी चाहिए। सो जब भी आप कोई फैक्ट्स मेरे सामने प्रेजेंट करो, तो फैक्ट्स विद एविडेंस एंड विद ड्यू, आपके पास जो जो सर्कमस्टांसेस है उसके साथ प्रेजेंट करें। उसके बाद इसको मैं चाहूंगी कि आगे प्रोसीडिंग्स करी जाए। CRPC। Now different land segments। Now ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अगर मान लो मेरे पास एक ही लैंड है, तो क्या हो सकता है, उसी लैंड को कोई क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। तो इसीलिए क्या बोला, डिफरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, एंश्योर सिक्योर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। वो कह रहा है कि जब आप अपने सिस्टम में नेटवर्क कॉन्फ़िगर करें, से फॉर एग्जांपल आप अपने सिस्टम में लैन को इनेबल करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप अपने सिस्टम पे इंटरनेट को इनेबल करते हैं, तो जिस टाइम आप कॉन्फ़िगर करते हैं उस टाइम भी क्या करें, सिक्योर नेट की तरफ जाएं। से फॉर एग्जांपल आपने जब भी कभी मेट्रो से ट्रैवल किया हो, या कोई जगह पे आजकल ना इंटरनेट जो है फ्री में मिल रहा है, तो जब आप सर्च करते हैं ना वाईफाई का, तो वो आपको पब्लिक नेटवर्क्स दिखा देता है, बहुत सारे फ्री के होते हैं, उस पर कनेक्ट कर सकते हो बिना पासवर्ड के। कभी करा है, कभी करा है, कभी सुना है ऐसा होता है? कितना सुना है, रेज योर हैंड। ऑलमोस्ट सबने सुना है। तो दिस हैपेंस एंड इवन इफ यू ट्रैवलिंग वाया रेलवेज, सो काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर काफ़ी ऐसे स्टेशंस हैं जहाँ पर आपको फ्री वाईफाई मिलता है, ठीक है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, दैट इज एन ओपन नेटवर्क, ओपन फॉर ऑल द पब्लिक। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, अपना जो नेट है वो चला सकते हो और चीजें कर सकते हो। बट ध्यान से सुनना, जो नेटवर्क जितने ज्यादा लोगों के लिए खुला होगा, वो उतना ही सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लो हो जाएगा। इसीलिए वो क्या कह रहा है कि जब आप कॉन्फ़िगर करें ना कोई भी नेटवर्क, तो मेक श्योर वो क्या है, सिक्योर नेटवर्क है। जितने भी आपके ओपन नेटवर्क्स होते हैं ना, मेट्रो वाले हो गए या रेलवे स्टेशन वाले हो गए, ये सारे अनसिक्योर्ड है, सारे के सारे अनसिक्योर्ड है। एंड आजकल एक नया ट्रेंड चला है, सीपी के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, जो हमारी मशीन्स है ना वो इंस्टॉल कर दी गई हैं। मशीन्स के अंदर आप वो पोर्ट्स दिए हुए होते हैं, आप आके चार्ज कर सकते हैं। सबसे अनसिक्योर चीज़ है वो आज की डेट में, सबसे अनसिक्योर। नेक्स्ट, रेलवेज के डब्बे के अंदर जब वो स्विच लगा होता है जब आप चार्ज करते हो, सेकंड नाउअडेज, सेकंड अनसिक्योर थिंग्स, एंड मेजरली इन द एसी कोचेस। तो जो आप स्विच में जाके फटाफट से अपना फोन लगा देते हैं, रेलवे से ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते हैं रेलवे से या मतलब एयरवेज करते हैं? तो अगर करते हो तो अपना जो वो होता है ना, क्या बोलते, पावर बैंक लेके जाना। क्योंकि सुनना, एक बार ही आपके सिस्टम में वो घुसा, आपके फोन में वो घुसा, उसके बाद वो बैंक की एप्लीकेशन खोल के और वो क्या 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 कर सकता है। एग्जाम्पल, मान लो आपने अपने फ़ोन से, आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, आपने कहा चलो उबर बुक कर देता हूँ, आपने कैब बुक करी, और कैब बुक करने के लिए वो आपसे पेमेंट मांगेगा, प्रीवियस कैब का मांगा या इसी कैब का मांगा, आपने एक बार ही पेमेंट करी उसके सामने, बस वो आपके बंदा वो बेसिकली आपका डिवाइस जो डुप्लीकेट करके अपने पास देख रहा होता है। आपने डाला एक बार पासवर्ड, वो उसको पता चल गया, उसके बाद तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो करेगा वही करेगा, बैंक अकाउंट खाली। तो इसीलिए ऐसे नेटवर्क्स पे ना जाएं, ऐसे एरियाज में अपना फ़ोन कनेक्ट ना करें। मैंने तो मेरे फैमिली में स्पेसिफिकली टू दी एल्डर पीपल, जिनको कि इतनी नॉलेज नहीं होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, उनको फिर भी पता है, बट जो एल्डर पीपल है ना, तो उनको इस बात को समझाना कि भाई अगर आपके पास पैसा है और अगर आपके पास में मोबाइल ऐप्स हैं, ऐसी मोबाइल ऐप्स जिसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो वैसे मोबाइल जो है ऐसी जगह, ऐसे पोर्ट्स पे ना लगाएं और ना ही ट्रेन के कोचेस में लगाएं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पीरियोडिक सिक्योरिटी रिव्यू ऑफ द सिस्टम। वो कह रहा है कि जो आपने नेटवर्क लगाया है उसके पीरियोडिक रिव्यू करते रहिए। और लास्ट इज एंश्योर द रिस्क आर विद इन द रिस्क बैंक्स रिस्क एपेटाइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जो ये वाला पॉइंट है, ये दोबारा एक जगह रिपीट होगा, ध्यान से सुनना।
अब वो क्या कहता है, वो ये कहता है हर जगह बात किसी कर रहा है, सिक्योरिटी की, मेरा नेटवर्क सिक्योर हो, मेरा नेटवर्क सिक्योर हो, मेरा नेटवर्क सिक्योर हो। अब मैं आपसे कहती हूँ, आप मुझे बताओ, आप सभी स्टूडेंट्स ये कर रहे हो, मैं आपको कितना ही पढ़ा दूं, कितनी तैयारी करा दूं, क्या रिस्क जीरो हो सकता है? मिनिमाइज तो हो सकता है, बट क्या जीरो हो सकता है? नहीं। तो रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता, रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब रिस्क अगर जीरो नहीं हो सकता तो रिस्क कितना हो सकता है? जितना हम झेल सकते हैं। और झेलने की इंग्लिश क्या होती है? एपेटाइट, जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमारा एपेटाइट का मतलब क्या होता है? दैट पोर्शन ऑफ है ना फूड विच वी कैन टेक, which we can digest, which our body can digest. So similarly, जितना रिस्क एक बैंक उठा सकती है ना, देखो कि जितने सारे आपने सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं ना, इसको लगाने के बाद इतना ही रिस्क बचे जितना आप रिस्क उठा सकते हो। So ensure that the risk are within the risk bank, within the bank risk appetite, यानी कि बैंक को इतना डाइजेस्ट होना चाहिए रिस्क कि वो जो है फटे नहीं, बैंक डिजास्टर के रूप में खत्म ना होए बैंक। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई गेस कि मैंने आपको चीजें जो समझाई हैं वो आप घर जाके एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड विद दिस पार्ट सी गेट्स ओवर। सो पार्ट सी में हमारे पास कितनी चीजें थी बेटा? 3 चीजें थी, और तीनों चीजें अपन कर चुके हैं। कोई दिक्कत? एक और चीज, जो अपन ने फ्लो चार्ट्स बनाए थे, उस फ्लो चार्ट के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जब हम फ्लो चार्ट्स करेंगे तो आप कुछ एडिशंस करेंगे, है ना? आप वहाँ पे जाके कुछ लिख सकते हैं अगर आपको लगता है ठीक लगता है तो आप वहाँ जाके ये काम कीजिए, जो टेक्निकल लॉजिकल कंपोनेंट्स है ना, इसको इम्पोर्टेंट मार्क और कर लीजिए। कुछ चेंजेस हुए हैं क्या क्लासरूम में एसी के रेस्पेक्ट में? अब थोड़ा ठंडा लग रहा है, पहले गर्म लग रहा था। फोन हुआ है? इसका पढ़ने का मन नहीं है एसी का, इसलिए नखरे दिखा रहा है ये। चलो टाइम बच रहा है मेरे पास, मैं प्रॉक्सी और ये भी करा देती हूँ, एंटीवायरस। आ जाओ। 10:30 कहाँ हुए हैं? 8 मिनट है अभी, 8 मिनट में टॉपिक करा दूंगी मैं। आ जाओ फटाफट। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्या होती है? कॉलेज में लगाते हैं ना, क्या होती है प्रॉक्सी? हाँ, अटेंडेंस। यानी कि अगर ए नहीं आया तो बी क्या करता था? सिमिलरली अगर मैंने रिक्वेस्ट करा कि मेरी जो वेबसाइट है बेटा, मेरी जो वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट को मेरी आंखों के सामने प्रेजेंट करो। अब वेब सर्वर क्या है बेटा? बिजी है। कौन से वेब सर्वर पे मैंने रिक्वेस्ट गई थी? ए पे। तो क्या करेगा? बी बोलेगा कोई बात नहीं, तो छुट्टी पे है। मैं क्या करता हूँ? प्रॉक्सी सर्वर बन के यूजर की रिक्वेस्ट को क्या कर देता हूँ? फुलफिल कर देता हूँ। तो प्रॉक्सी सर्वर समझ में आ गया? एक बार पढ़ लो, देखो। कोई दिक्कत? इजी? चलो। सो यहां पर आप बेटा ध्यान रखोगे क्या चीज? मांगा ए से था बट दिया बी ने है, और इसको मार्क करो बेटा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। और एक और बात मैं आपको बोलती हूँ, अभी तक हमने जितने भी सर्वर पढ़े, कोई भी सर्वर के अंदर ऐसा नहीं था कि 2 सर्वर अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं पर भी नहीं था। तो ध्यान रखना, एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे अगर 2 सर्वर आ रहे हैं ना, तो समझ लेना पक्का प्रॉक्सी सर्वर की बात चल रही है। नेक्स्ट इज एंटीवायरस सर्वर। ऐसा सर्वर जो अपने पास क्या रखता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। उसको क्या कहते हैं? एंटीवायरस सर्वर। तो बैंक्स
अपने पास में क्या रखता है, एक एंटीवायरस सर्वर भी रखता है, जो कि हेल्प करता है बैंक को कि जैसे आप नॉर्मल अपने सिस्टम पे एंटीवायरस रखते हो तो वो अपने सर्वर पे ही सॉफ्टवेयर रखता है, क्योंकि बैंक के पास, बैंक को तो देखो, बैंक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बैंक तो ब्रांचेस है, बहुत सारी ब्रांचेस है, तो उसको तो हर एक ब्रांच को सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो सब कुछ सेव होगा कि नहीं होगा। सो कहाँ पे सेव होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉरी एंटीवायरस सर्वर के अंदर। तो एक नहीं, बैंक्स के पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, हो सकता है एक्सपी हो सकता है वाई भी हो सकता है जेड भी हो। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहाँ सेव होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर के अंदर। तो ये तो बहुत ही पहचानने वाली बात है ना, इजी सिंपल। ये किसके लिए होता होगा कि मेरे सीबीएस सॉफ्टवेयर में कोई वायरस नहीं आए। तो ये सबसे आसान वाला सर्वर था, जो कि एग्जाम में अगर आएगा तो आप आंख बंद करके भी ये आंसर लिख देंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एग्जाम के अंदर प्रॉक्सी सर्वर एमसीक्यू में आ सकता है आपके अटेम्प्ट के लिए, और एक आपके लिए आ सकता है जो स्टार्टिंग के दो थे ना, डेटा सेंटर वाले, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर, वो आपके आ सकते हैं 4 मार्क्स में आ सकते हैं, 2 ईच के लिए ये आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक टॉपिक और है, जैसे लास्ट टॉपिक मैं सोच रही थी छुड़वाने की, बट मैं कहा चलो टाइम है करवा ही देती हूँ, CIF। और इसको भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसे वो आपको ये बोल सकता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग CIF एंड PBF, ऐसा भी आपको कर सकता है, 2 मार्क्स ईच। ओके, अब CIF समझते हैं। CIF स्टैंड्स फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल। अब देखो ये क्या है बेटा, ये है मोहित। मोहित तुम्हारा बैंक अकाउंट है? थैंक गॉड। कौन सा बैंक में? ओह, HDFC के अंदर इसका बैंक अकाउंट है। जिसका बैंक अकाउंट होगा ऑब्वियसली वो सेविंग्स बैंक अकाउंट होगा। क्या तुम्हारी कोई FD शफडी भी है? अरे बता दो, है तो चलो ठीक है, आज से हो गई। एक इसकी FD भी खुली हुई है, ठीक है, 1 लाख रुपए की। पैसे पापा ने दिए, खुलवा दी इसके बैंक अकाउंट में। और लोन भी ले रखा बेटा इसने। गाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं ना, लोन है तुम्हारे पास गाड़ी का? 7 लाख रुपए का बेटा गाड़ी का लोन है इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो इसका अकाउंट कहां पर है बेटा? HDFC बैंक के अंदर। तो क्या होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना, CBS सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मुझे मोहित का कच्चा छट्टा खोलना हो, यानी कि इसका सेविंग बैंक का बैलेंस कितना है, इसने FD कितने की कर रखी है, कब करी थी, उस पे उसको कितना दिन हो गया, वो टैक्स फ्री है कि नहीं है, लोन कब लिया था, कितनी इंस्टॉलमेंट आ चुकी हैं, कितनी बाकी हैं। तो अगर मुझे मोहित के कच्चा छिट्टा खोलना होगा तो मैं क्या लिखूंगी? मोहित। क्या लिखूंगी? मोहित, है ना, लिखूंगी ना मोहित। अब मोहित तो एक यही है ना पूरे फरीदाबाद में, समझ गए मेरी बात? चलो अब मैं आपसे कहती हूँ CBS सॉफ्टवेयर के अंदर तो खाली एक ब्रांच नहीं होती ना, सॉफ्टवेयर तो पूरे लेवल पे काम करता है। तो मोहित तो समझ लो एग्जाम्पल, पूरे इंडिया में, मैं तो कहती हूँ इंटरनेशनली भी होगा, वैसे तो पूरे इंटरनेशनल में तो बहुत सारे मोहित हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मोहित का एक ID बना दूंगी, उस ID को क्या बोलूंगी? CIF, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, कि इस नंबर से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाला मोहित है। और जब सारे कस्टमर्स का एक फाइल में नाम और ID लिखी जाती है, उस फाइल को क्या बोलते हैं? CIF। तो बैंक अपने पास 2 फाइल्स बना रहा है बेसिकली। एक फाइल सर्वर के पास गई थी, कौन सी? PBF फाइल, ठीक है, सेंड तो बैंक ही करता होएगा। एंड दूसरी कौन सी फाइल है? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल। अब जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल है बेटा, मैंने रबी कर दिया, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल जो है बेटा, वो क्या करेगी? एक कस्टमर को एक ID देगी। अब वो कस्टमर कुछ भी करता रहे, तो सेविंग बैंक अकाउंट खोल, तो लोन ले, कल को आया कि मेरे को घर लेना है, मैं हाउसिंग लोन ले रहा हूं, तो वो भी किसी ID पे जनरेट होगा, इसी ID पे जनरेट होगा। इज दैट क्लियर? ओके। इसीलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब जैसे कई बार, अब आप छोटे स्टूडेंट्स ही हो अभी, तो फिलहाल तो अभी आगे जाके आएगी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी। तो होगा क्या, मान लो आप हो, अब आपकी फैमिली में 4 मेंबर और हैं, लेट्स सपोज पापा, मम्मी, एक भाई है और एक बहन है,
ठीक है। सो और एक आप भी हो, 5 मेंबर्स हो गए। तो लेट सपोज कि आप बैंक जाते हो और पापा आपसे क्या, अब आपसे चाहते हैं कि आप ही मैनेज करो बैंक अकाउंट सबके, ठीक है। तो अब मान लो मम्मी के भी 2-2 अकाउंट है, एक एचडीएफ का अकाउंट भी खोल रखा है, मतलब बहुत बतेरी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट मैं एक बात कहती हूँ कि अगर आप अपने पास में 500 का CIF ले ले बेसिकली, तो आप कुछ भी करा सकते हैं। मान लो आपको पैसा ट्रांसफर करना है पापा के अकाउंट से मम्मी के अकाउंट में, तो आपको पापा का अकाउंट नंबर चाहिए होगा, और मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो मम्मी का अकाउंट नंबर चाहिए होगा ना, बट आपके पास है नहीं। तो आप क्या क्या कैरी करो बैंक के अंदर कि आपकी सारी ट्रांजेक्शन हो जाए। क्या हुआ? मम्मी 100 साल की उम्र मम्मी की, जाओ बात कर लो। ऐसी क्या चीज है जो मैं कैरी करूं मेरा सारे काम हो जाए? वो क्या है? मेरा आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर मैं आइडेंटिफिकेशन नंबर लेके जाती हूं तो बैंक मेरे सारे काम कर देगा। तो हर चीज के लिए क्या मांगेगा वो? CIF। इतनी बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत? तो जब भी आप बैंक जाए, क्या कैरी करें? अकाउंट नंबर छोड़ो, वो सेकेंडरी है, लेमैन लोग लेके जाते हैं। बी अ स्मार्ट मैन, कैरी योर कस्टमर आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर? नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग, नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग कि पापा का अकाउंट जो होगा, पापा का अकाउंट जो होगा उसमें पापा का मोबाइल नंबर होगा, मम्मी का अकाउंट जो होगा उसमें मम्मी का मोबाइल नंबर होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एंड जो माइनर होते हैं उन उसके इसमें मेजर का नंबर डाल देते हैं, ऐसे ही होता है। तो इवन अगर आप CIF नंबर लेके भूल जाते हो तो मोबाइल नंबर इज अ यूनिक चीज। तो आप क्या बोलोगे? ये मेरा मोबाइल नंबर ले, इस मोबाइल नंबर पे जितने CIF आते हैं वो देख, फिर उसमें से जो मेरे को करना होगा मैं तेरे को बताऊंगा क्या काम करना है। बट बैंक्स के पास टाइम ही नहीं होता, इसीलिए बैंक कभी आपकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट बैंक चाहे तो ये काम कर सकता है, इसीलिए बैंक्स कभी मेरे से पंगे नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि जो सॉफ्टवेयर में दिख रहा है ना खिड़की के ऊपर, वो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो वो शाणे नहीं बन सकते। तो आपको शाणा मैंने बना दिया अब। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर, समझ में आया? क्या आपको ऐसी चीजें जब मैं बताती हूँ तो क्या आपको ऐसी चीजें जानने में दिलचस्पी होती है? हाँ, मैं चाहती हूँ कि बेसिकली जो मैं चाहती हूँ मेजरली ना गर्ल्स के लिए बताती हूँ कि ना गर्ल्स, तुम्हें ना बेवकूफ़ नहीं बनना, और तुम्हें ना अपने ब्रदर्स के ऊपर और अपने हस्बैंड्स के ऊपर या कोई भी मेल कैंडिडेट उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना, तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है। तो तुम्हें इंडिपेंडेंट बनने के लिए तुम्हारे को अपना दिमाग जो है ना बहुत तेज भगाना पड़ेगा। सामने वाला जो करना चाह रहा है ना उससे भी डबल डबल तेज, तो ऐसे ही भग सकता है। जो लोग, आप कहीं जा रहे हो ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हो, जो वो काम करते हैं ना, जिस पैटर्न पे करते हैं ना, वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें चल रही हैं। इसे तो स्ट्रेटेजी में बोलते हैं प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। बी अ प्रोएक्टिव वन। तो बताओ, अगर मान लो मेरे पास मोहित की मैं बात करूं, तो मोहित के कितने भी टाइप्स के अकाउंट हो, जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होगा वो एक होगा या मल्टीपल होगा? वो एक ही होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देती हूँ, जो ये मोहित है ना, ये मोहित का बैंक अकाउंट कहां पर था? HDFC के अंदर था ना। अब इसका अकाउंट जो है HDFC के साथ साथ SBI के अंदर भी है। एक पापा ने खुलवाया था, बहुत पहले की बात है, खुलवा दिया था। इसका SBI के अंदर भी है। तो क्या HDFC वाला CIF SBI में चल जाएगा? बस इतनी सी बात थी। इसको रीड करो, चलो। सेम ही होता है। आपका अगर आपका इंडिविजुअल का होगा तो उसको CIN बोल देते हैं। बैंक्स एग्रीगेट करके बनाता है फाइल, तो उसके लिए CIF बोल दिया। आपको आया होगा ना CIN नंबर तभी। हाँ, वंश बात हो गई, आजा। लास्ट वाली लाइन पे लिख देना MCQ। डन 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 डन, खत्म। सो विद दिस हमारा हर एक चैप्टर, जो हर एक पार्ट जो है वो खत्म होता है। ब्रेक के बाद कुछ और करते हैं।